हमें लगता है कि ओबेसिटी कोई डिजीज है या प्रॉब्लम है। ओबेसिटी ना डिजीज है ना प्रॉब्लम है। आई थिंक एक डायबिटिक पर्सन 5 ईयर नहीं सर्वाइव कर सकता। ओबीस पर्सन कैन सर्वाइव 50-60 ईयर। अल्कोहल और फैटी लिवर का क्या कनेक्शन है? मिथ ये जो ज्यादा अल्कोहल पी रहा वो हंक है, ये गलत। कितना अल्कोहल कंज्यूम करना है सेफ? कैपेसिटी टू हैंडल अल्कोहल फॉर फीमेल्स इज लेसर एज कंपेयर टू मेल्स। सो रेटिना जो पार्ट है वो आइज का नहीं है, ब्रेन का है। तो अगर आपको माइक्रोवेव से कैंसर हो सकता है तो भी किसी भी बल्ब से कैंसर हो सकता है। वेलकम टू द शो श्रद्धेय सर, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड। जो लास्ट पॉडकास्ट हमने करा था उसको बहुत ज़्यादा ऑडियंस ने पसंद किया था एंड दे वर रिक्वेस्टिंग अनदर एपिसोड। सो हियर वी आर वंस अगेन विद आवर वेरी ओन स्पेशल गेस्ट श्रद्धेय सर। बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है आज के पॉडकास्ट में एंड काफ़ी सारे टॉपिक्स हम नोट करके लाए हैं। बट I believe a lot of good events have happened in your life ever since we recorded the last one. You have been blessed with a baby boy and I'm pretty sure new father बनना बहुत ही एक amazing feeling होती होगी. So आप बताइए how is this feeling? ये फीलिंग ऐसी है कि जो मैंने सोचा था कि ऐसा फील होता होगा एक बेबी होने के बाद, क्योंकि मेरे फैमिली में भी काफ़ी बच्चे थे पहले, तो जब बेबी अपना खुद का हुआ तो वो फीलिंग बिल्कुल ही डिफरेंट थी। और ऐसा लग रहा था कि दिमाग के किसी भी बहुत डीप पार्ट से बहुत सारे अच्छे हार्मोन्स वो ब्लास्ट करते रहते हैं और वो अभी तक ब्लास्ट कर रहे हैं। तो ऑल टाइम जो ब्रेन है वो हाई रहता है। मुझे लगता है कि अगर बच्चे हों तो कोई डिप्रेशन में नहीं जा सकता। आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। आज का एपिसोड डेडिकेटेड है दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। नंबर 1 है ओबेसिटी और नंबर 2 जिसे आज के डेट में बोला जाता है मॉडर्न एरा पैंडेमिक, डायबिटीज़। स्टार्ट करते हैं ओबेसिटी से एंड वी आर सीइंग दैट ओबेसिटी इज़ ऑन द राइज विच इज़ क्वाइट कंसर्निंग। बट आपके इस पे थोड़े डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। आप एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक्सप्लेन करिए कि वाई ओबेसिटी इज़ ऑन द राइज एंड कैसे हमें इसे टैकल करना है। व्हाट हेल्थ रेवोल्यूशन इज़ नीडेड टू फाइट दिस सच अ बिग प्रॉब्लम? तो एक्चुअली हमें लगता है कि ओबेसिटी कोई डिजीज़ है या प्रॉब्लम है। एक्चुअली ओबेसिटी ना डिजीज़ है ना कोई प्रॉब्लम है, और ये कुछ लोगों को हॉन्ट करने वाली है चीज़। ओबेसिटी एक्चुअली एक तरह का फिनोमिना है जो नेचर हमें बचाना चाहती है अगेंस्ट वर्स्ट सिचुएशन और सिनेरियोज और इन्वायरमेंट, राइट। तो ओबेसिटी में क्या करती है बेसिकली, बॉडी कुछ स्टोर करती है एनर्जी का। तो वो स्टोर एनर्जी का क्यों करती है? फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, कि आप फ्यूचर में अगर एनर्जी नहीं हुई तो या फूड की अवेलेबिलिटी नहीं हुई तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो आपके काम आने वाली है। तो इस तरह का स्ट्रेस कि अभी करंट में आपकी फूड अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये कई तरह से आ सकता है। लाइक फर्स्ट, अगर आपका खाना ही पैथेटिक है, उसमें न्यूट्रिएंट नहीं है, तो बॉडी को लगेगा सम प्रॉब्लम इज देयर। इवन आपको कुछ वर्क में आपको स्ट्रेस है तो बॉडी स्ट्रेस तो एक ही तरह का होता है। स्ट्रेस मीन्स स्ट्रेस, एनर्जी मीन्स एनर्जी। तो अगर स्ट्रेस है तो बॉडी को हर स्ट्रेस में ये लगेगा कि कुछ स्टोर कर लेते हैं, राइट, कुछ स्टोर कर लेते हैं। एक स्ट्रेस्ड आदमी ही सेविंग अकाउंट में पैसा रखता है या फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखता है वो। अगर आप स्ट्रेस नहीं हो मनी वाइज, जैसे जो रिच लोग हैं, तो वो कभी भी एफडी में पैसे नहीं रखते, वो कभी सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं रखते, वो कभी एलआईसी में पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, वो करेंसी का फ्लो रखते हैं, स्पेंड करते हैं ज़्यादा। तो वो प्रॉपर्टीज़ में, स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, गोल्ड में, दुबई में फ्लैट, ये सब करते हैं, है ना। तो वो क्यों सेव नहीं करते? अब गवर्नमेंट्स का डाटा है कि मिडिल क्लास बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करता है एलआईसी में। तो क्या हम इससे कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के पास बहुत सारे पैसे हैं इसलिए वो एलआईसी में इन्वेस्ट करता है? नहीं, वो माइंडसेट है मिडिल क्लास का, इसकी वजह से वो पैसा इन्वेस्ट करता है। माइंडसेट क्यों है? क्योंकि इनफ्लो ऑफ द मनी इज कम, बहुत कम है। स्कार्सिटी माइंडसेट। हाँ, कि पैसे नहीं आ रहे हैं तो इसको फ्यूचर के लिए स्टोर कर लेते हैं। करेक्ट। सेम थिंग अगर आप बॉडी के साथ करोगे, क्योंकि बॉडी अभी तक 50 लाख सालों से फूड स्कैरसिटी में ही रही है, तो उस तरह से डिज़ाइन किया नेचर ने कि इसको हम सर्वाइव कर पाएँ। तो बॉडी के लिए सर्वाइवल ज़रूरी है, ना कि आपके लुक्स या फैट परसेंटेज या कुछ भी। तो बॉडी के लिए ज़रूरी है आप सांस लेते रहो, बस। पेट पे फैट इकट्ठा हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं। तो प्राइमरी कंसर्न इज सर्वाइवल। तो सर्वाइवल के मोड में रहते हैं, और सर्वाइवल के मोड में मिडिल क्लास भी रहता है। तो अगर मिडिल क्लास को सर्वाइव करना है तो मेन थिंग इज मनी, राइट। एंड अगर एक बॉडी को सर्वाइव करना है तो मेन थिंग इज एनर्जी, राइट।
अब यहाँ पे आ जाता है क्या सिर्फ एनर्जी, राइट। तो सिर्फ एनर्जी से बात नहीं बनती, जो डाइटिशियन भी बहुत पुश करते रहते हैं कि कैलोरी कैलोरी कैलोरी, ऐसा नहीं होता। जैसे आपका अगर मैं कैलोरी काउंट करूँ, अगर आपको शायद पता हो, सो 1200 कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट होगी। 1200 to 1400। हाँ, तो मान लेते हैं 1600 है ना, 1600 कैलोरी है आपकी। तो 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरी है और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि आपको 400 ग्राम कोई कार्बोहाइड्रेट चूज करता हूँ तो 1600 कैलोरी आ जाएगी उसमें, है ना। तो मैं लेट्स इमेजिन एक कार्बोहाइड्रेट सिंपल लिया मैंने, टेबल शुगर। तो मैंने 400 ग्राम टेबल शुगर ली और उसके स्वीट डिशेस बना दिए, खूब सारे सिकंजी बना दिया या शरबत बना दिया, और वो मैं आपको पूरे दिन पिलाता रहूँ। तो आपकी मैंने 1600 कैलोरी जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी कर दी है ना। तो आप मुझे इसके बाद लगाओ कि आप कैसा फील करोगी 1 या 2 दिन के बाद। क्या आपकी हंगर्स चली जाएंगी? नहीं। आप हो सकता है और ज़्यादा क्रेविंग करो। तो आपने जब कैलोरी ले ली है पूरी, तो फिर बॉडी क्यों क्रेव कर रही है? राइट। तो जो डाइटिशियन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे गलत हो गया। बॉडी इज क्रेविंग फॉर न्यूट्रिएंट्स, सो प्राइमरी थिंग इज न्यूट्रिएंट, राइट। इमेजिन कि आपकी एक फूड है, उसमें न्यूट्रिएंट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है एंड कैलोरी वाइज पर कैलोरी, है ना। या एक फूड है जिसमें न्यूट्रिएंट की जो डेंसिटी है पर कैलोरी वो कम है। तो किस फूड में ज़्यादा चांस हैं कि आप ओवर कैलोरी कंज्यूम कर जाओगे? जिसमें न्यूट्रिएंट कम होंगे। जब न्यूट्रिएंट कैलोरी के रेशियो में कम होंगे तब आपकी हंगर्स बनी रहेंगी, तो आप फूड को ज़्यादा कंज्यूम करोगे। तो ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो दैट मीन्स आप ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करोगे। तो वो कैलोरी किस में कन्वर्ट होगी? फैट में, है ना। ऐसे ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, पिछले 100 ईयर्स में अगर आप 50 ईयर्स बैक ही चले जाएं, जो हमारी कैलोरी या न्यूट्रिएंट का जो सोर्स है मेनली, वो एग्रीकल्चर है, राइट। 50 ईयर्स बैक ऑलमोस्ट हम 1 क्रॉप ले रहे थे एक फील्ड से 1 ईयर में, और उसमें क्या होता था कि 9 मंथ तक वो क्रॉप रहती थी उस खेत में या लैंड पे, और 3 महीने का हम विंडो पीरियड भी रखते थे ड्यूरिंग मानसून। ये मैं नॉर्थ इंडिया का बता रहा हूँ। तो मानसून से जस्ट पहले हम लोग कंपोस्ट की खाद या गोबर की खाद उसमें खेतों में डालते थे जून जुलाई के महीने में। उसके बाद बारिश होती थी, तो वो सारी जो खाद थी वो सारी उसमें ट्रिकल डाउन होके नीचे तक मिट्टी में चली जाती थी। उसके बाद मानसून के बाद हम अपनी कोई एक फसल लगाते थे और वो 7, 8, 9, 10 महीने में तैयार होती थी। अभी क्या कर रहे हैं कि हम केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, मेनली यूरिया एंड डीएपी। यूरिया इज फॉर नाइट्रोजन, डीएपी इज डायमोनियम फॉस्फेट फॉर फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। इसके अलावा हम खेतों में कुछ नहीं डालते, क्योंकि अगर ये दोनों न्यूट्रिएंट आप जमीन मिट्टी में दो तो प्लांट फास्ट ग्रो करता है। तो इमेजिन जो अदर न्यूट्रिएंट हैं लाइक आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो हमें पता ही नहीं है, लाइक इवन मिट्टी से गोल्ड भी प्लांट सक करते हैं, और हमें गोल्ड भी बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में चाहिए, है ना। जैसे स्वर्ण भस्म और आयुर्वेदा में ये कॉन्सेप्ट था, तो इसका मतलब है ना हमें वो चाहिए सब। तो इनके न्यूट्रिएंट कितने चाहिए, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई। ये सब आने तो मिट्टी से ही है हमारी, है ना। अब वो अगर 50 साल पहले हम चला जाएं, वो 9 मंथ तक वो प्लांट वहाँ पे रहा, तो उसकी रूट डीप जाएगी, है ना। तो एक पर्टिकुलर डेप्थ तक सारे न्यूट्रिएंट प्लांट खींच के लाएगा आपके लिए। अगर अभी आप 3-4 क्रॉप्स ले रहे हो बाय डूइंग दीज केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो 5 इंच 6 इंच डेप्थ तक ही रूट जानी है। तो उसी मिट्टी से जो टॉप सॉइल है वो यहीं से न्यूट्रिएंट आने हैं, है ना। तो क्या हुआ कि अगर हम जस्ट इमेजिन कोई ग्रेन को कंपेयर करें लाइक राइस, तो 100 ईयर्स बैक जो राइस था उसमें न्यूट्रिएंट की डेंसिटी ज़्यादा थी, बट कैलोरी तो वही पे है। अगर 100 ग्राम राइस हम खाएंगे तो 300-400 कैलोरी मिलेगी, अभी भी वही है, 300-400 कैलोरी मिलेगी, बट वो न्यूट्रिएंट नहीं आ रहे। तो न्यूट्रिएंट नहीं आ रहे तो आप उसको न्यूट्रिएंट को फिल करने के लिए क्या करोगे, उस राइस का अमाउंट ज़्यादा करोगे, करेक्ट, है ना। तो एक्स्ट्रा कंज्यूम आप करोगे कैलोरी। तो जब एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे तो जब न्यूट्रिएंट नहीं आ रहे तो एक तरह से आप स्ट्रेस भी तो दे रहे हो बॉडी को अपने, है ना। अब स्ट्रेस और अपने वर्किंग कल्चर से भी स्ट्रेस आ रहे हैं, लाइफ स्टाइल है, आप इस तरह का स्ट्रेसफुल एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, डिबेट्स देख रहे हो,
इससे भी स्ट्रेस आ रहा है, या फैमिली स्ट्रेस है ना। तो जब भी कोई स्ट्रेस की कंडीशन आती है, बॉडी को यही लगता है कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, स्टोर कर लो सब कुछ। जब मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है तो वो खर्चा नहीं करना चाहती। तो जब खर्चा नहीं करना चाहती तो बॉडी भी फैट बर्न नहीं करना चाहती। जब आप स्ट्रेस में होगे तो बॉडी फैट बर्न नहीं करेगी, है ना। हमारे जो पुलिसमैन हैं इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन वॉकिंग करते हैं। आप कहते हैं वॉकिंग करो 10,000 स्टेप, 10,000 स्टेप्स। एवरेज पुलिस वाले जो होते हैं वो 30,000 स्टेप्स चलते हैं डेली, बट स्टिल उनकी टमी लार्ज साइज है, स्टिल उनका फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। क्यों है इतनी एक्टिविटी? क्योंकि उनका लाइफ जो है ना बहुत स्ट्रेसफुल है, जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है, नाइट शिफ्ट करते हैं। तो इसकी वजह से बॉडी को क्या सिग्नल दे रहे हैं कि फैट को स्टोर करना है। अब उसके बाद क्या हुआ, एक तो एग्रीकल्चर हो गया, स्ट्रेस वाली कंडीशंस हो गई। उसके बाद अगर आप फूड प्रोसेसिंग करोगे, अब फूड प्रोसेसिंग दो तरह से हो सकती है। आप घर में कुछ कर रहे हो, कुक कर रहे हो, तो अगर आप कोई खाने को कुक करते हो तो न्यूट्रिएंट और नीचे जा रहे हैं, है ना। और जो उसकी कैलोरी है, अगर आपने फ्राई किया या कुछ ऐड ऑन किया तो कैलोरी फिर से बढ़ने वाली है ना। अब बायोटेक्नोलॉजी आई, तो बायोटेक्नोलॉजी में आप उसमें कुछ एडिटिव्स मिलाते हो, प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हो। तो जब 3 मंथ तक वो पैकेट किसी स्टोर में रखा हुआ है तो भाई कोई भी कॉमन सेंस से बच्चा भी बता सकता है कि उसकी न्यूट्रिएंट की वैल्यू अगेन नीचे जाएगी, है ना। तो जितनी न्यूट्रिएंट की नीचे जाएगी आप उसको फ्राई करके भी रखते हो, कैलोरी ऐड कर रहे हो, न्यूट्रिएंट नेचुरली और अननेचुरली नीचे जा रहे हैं। तो फ्रॉम एग्रीकल्चर टू स्ट्रेस और बायोटेक्नोलॉजी, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो खाना है वो न्यूट्रिएंट डेंस नहीं रहा, कैलोरी बढ़ाते जा रहे हैं। और स्ट्रेस की वजह से हम बॉडी को सिग्नल भी दे रहे हैं कि स्टोर करो फैट को। अब पेट टमी में क्यों फैट बढ़ता? इमेजिन ये टमी का फैट आपके फेस पे इकट्ठा हो जाए तो कैसे लगोगे, है ना। अगर ये टमी का फैट आपके लेग्स में इकट्ठा हो जाए तो मूवमेंट ही डिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो बॉडी ट्राई करती है कि फैट को ऐसी जगह किया जाए जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ना बदले ज़्यादा, है ना। सेंटर पॉइंट ऑफ आवर बॉडी, तो सेंटर पे बॉडी फैट इकट्ठा करती है ना। दूसरा एक थ्योरी है कि इंटेस्टाइन या विस्टल फैट या सेंटर पे फैट क्यों इकट्ठा होता है। तो फैट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। अगर आप स्ट्रेस की कंडीशन में हो, है ना, इमेजिन इंडिया और पाकिस्तान में स्ट्रेस रहता है हमेशा, और अगर हम स्ट्रेस बढ़ा दें बहुत ज़्यादा लेवल, तो गवर्नमेंट दोनों साइड की क्या करेंगी, आर्मी का डिप्लॉयमेंट बढ़ा देंगी, स्पेशली ऑन द बॉर्डर्स। तो एनिमी के अटैक होने का चांसेस कहाँ ज़्यादा है, बॉर्डर्स पे, इसलिए बढ़ाए जाएंगे। तो बॉर्डर्स पे क्या ऐसी चीज़ हैं हमें करनी चाहिए, अगर ऐसा लग रहा है कि वॉर इज़ अबाउट टू कम, तो हम जीतने के चांसेस हमारे ज़्यादा हैं। तो एक तो सोल्जर्स, उनके आर्सनल्स, एंड थर्ड इज फूड, राशन सप्लाई। तो वर्ल्ड वॉर 2 में लोग गोलियों से इतने ज़्यादा नहीं मारे गए थे जितनी भूख से मारे गए थे, बिकॉज सप्लाई कट हो गई थी ड्यू टू बैड वेदर्स और ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं था। कुछ एनिमीज़ भी पहले ये करते हैं, एनिमीज़ भी पहले स्ट्रेटजी ये रहती कि दूसरे एनिमी की राशन की सप्लाई काट दें, है ना। अब इमेजिन ये आपकी एक बॉडी है और इसमें कॉन्टिन्यूस टग ऑफ वॉर या वॉर चल रहा है ना। तो एनिमी के सबसे ज़्यादा अटैक होने के चांस बॉडी में कहाँ पे हैं, बॉर्डर एरिया में। तो बॉर्डर एरिया कौन सा है हमारा, जो आपके बैक्टीरिया या वायरस फंगस जो भी आपके एनिमी आएंगे वो किसके थ्रू आएंगे, फूड और वाटर के थ्रू, है ना। तो फूड एंड वाटर जब आप कंज्यूम करोगे तो पहला हिट पॉइंट उसका क्या होगा, गट, है ना। तो इसीलिए गट में हमारा 80% इम्यून सिस्टम डिप्लॉय होता है। और उनको हम एक साइंटिस्ट के नाम पे उसको पेयर्स पैचेस कहते हैं। जैसे अभी हमने हर सिटीज़ में कैंप एरिया बना रखे हैं ना, छावनी, ऐसे इंटेस्टाइन में भी कैंप एरियाज होते हैं, उनको हम पेयर्स पैचेस कहते हैं। उन पेयर्स पैचेस में बहुत सारी वाइट ब्लड सेल्स डिपॉजिट रहती हैं या डिप्लॉयड रहती हैं, जैसे सैनिक रहते हैं हमारे, सोल्जर्स रहते हैं। तो जब भी कोई अटैक होता है वो एक्टिव हो जाती है। तो हमारा टोटल जो इम्यूनिटी का सिस्टम है उसका 80% कहाँ डिप्लॉयड है, बॉर्डर एरिया मीन्स गट में। तो जहाँ पे सोल्जर्स जहाँ पे डिप्लॉय होंगे, राशन का स्टोर तो हमें वही करना होगा ना, है ना। तो बॉडी फैट कहाँ स्टोर करेगी, अराउंड दी। तो ये 2 रीज़न है, या ये 2 रीज़न है कि बॉडी फैट स्टोर करती है वहाँ। तो ओबेसिटी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आप सोचो अगर ओबेसिटी को हम हटा दें, हमें नहीं करना है ना, तो नहीं करना है तो बैक फ्लो में आप ओवर कंज्यूम भी कर रहे हो, तो आपके ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ेंगे, आपके ब्लड के अंदर बढ़ेंगे। तो अब मुझे कोई कॉमन सेंस से बताए कि ओबेसिटी से ज़्यादा डैमेज होने वाला है या ब्लड शुगर से ज़्यादा डैमेज होने वाला है,
A obesity person can survive for 50-60 years, but a diabetic person can't survive for 50-60 years. अगर उसको मेडिकेशन हटा दें तो शायद वो मेडिकेशन पे सर्वाइव कर ले जाए 30-40 ईयर्स, राइट. अगर हम उसको छोड़ दें, कोई मेडिसिन नहीं दे दी, तो आई थिंक एक डायबिटिक पर्सन शायद 5 ईयर्स में नहीं सर्वाइव कर सकता. सीरियसली? यस. एंड ए ओबीज पर्सन कैन सर्वाइव 50-60 ईयर्स एंड इवन इन होल लाइफ. कई सारे ऐसे लोग हुए हैं कि हमारी हिस्ट्री में जो बचपन से ही ओबीज थे और वो 80-90 साल तक रहे हैं, है ना. तो ऐसा नहीं है कि ओबिसिटी कोई बहुत डिजीज़ है या कुछ प्रॉब्लम है. हम जितना स्ट्रेसफुल कंडीशंस में जाएंगे, जितना अननेचुरल हम खाना खाएंगे, जितना प्रोसेसिंग करेंगे, उतने ज़्यादा बॉडी को हम सिग्नल दे रहे हैं कि हमें फैट स्टोर करना है. अब ये फैट जाके कहीं भी स्टोर हो सकता है. अब किसी इंडिविजुअल में सिर्फ स्किन के नीचे इकट्ठा हो रहा है, हाँ. तो सारे ऑर्गन तो नॉर्मल काम करेंगे, हाँ. तो कोई ब्लड मार्कर्स में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, है ना. अब ये किसी इंडिविजुअल में क्या हुआ, स्किन पे भी जा रहा है फैट, स्किन के नीचे, जिसको सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, थोड़ा सा फैट लीवर में भी चला गया, तो बस शुरू में कोई सिम्टम नहीं आने. अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा कि लीवर पे फैट है, फैटी लिवर. हाँ. अब लीवर तो 500 से ज़्यादा मेटाबॉलिक फंक्शन करता है. तो इमेजिन एक फैक्ट्री जो 500 से ज़्यादा काम कर रही है, आप उसको स्टोर रूम बना लो. आप एक किचन में कुकिंग करते हो सुबह शाम या दोपहर में 3 बार, आप उसको स्टोर रूम अगर बना दोगे तो क्या कुकिंग का प्रोसेस हो सकता है वहाँ पे? तो आप जब लिवर में फैट इकट्ठा कर रहे हो, तो क्या लिवर जो 500 से ज़्यादा फंक्शन करता है मेटाबॉलिक, क्या वो कर सकता है? सारे हार्मोन्स बैलेंस करता है. इसीलिए मेलानिन हार्मोन का सबसे पहले प्रॉब्लम शुरू होता है, तो पिगमेंटेशन ऊपर नीचे कहीं भी शुरू हो जाता है, लाइक अंडर आर्म्स और ये सब, है ना. फैटी लिवर होगा तो सबसे पहले डाइजेशन में इश्यूज आएंगे. फैटी लिवर होगा तो गॉल ब्लैडर ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर इस तो डिपेंडेंट है लीवर पे, है ना. तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स और इस तरह की प्रॉब्लम. फैट डाइजेस्ट नहीं होगा, फैट डाइजेस्ट नहीं होगा तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो नहीं आएंगे. अब सोचो फैटी लिवर हो गया, आपको फैट आप डिजॉल्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि बाइल नहीं आ रहा लीवर से. अब फैट नहीं डिजॉल्व कर पा रहे तो विटामिन ए, डी, ई के आप एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, ये फैट सॉल्युबल हैं. अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम नहीं है आएगा, कैल्शियम नहीं आएगा तो बोन आपकी वीक हो जाएंगे, आप कहीं फिसले और बोन गई, राइट, है ना. अगर विटामिन डी नहीं होगा तो डिप्रेशन के साइन ज़्यादा आएंगे. ओके. विटामिन डी कम होगा तो एलर्जी होने के चांसेस, जैसे लीवर 500 से ज़्यादा काम करता है, हाँ. विटामिन डी भी बहुत सारे काम करता है. इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अब इसको विटामिन कहते ही नहीं है, अब इसको हार्मोन कहते हैं विटामिन डी को, है ना. ओके. तो अब ई, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है. अगर आप फैट डिजॉल्व नहीं कर पा रहे, विटामिन ई की डिफिशियंसी होने वाली है, तो स्पर्म काउंट, ओवा काउंट, एंटीऑक्सीडेंट, आप एजिंग का प्रोसेस जल्दी होगा, हेयर फॉल जल्दी होगा, जल्दी स्किन खराब हो जाएगी. विटामिन के का क्या काम आया? विटामिन डी ने तो कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लिया बोन में, बट उसको ब्लड में, बट ब्लड से बाकी पार्ट्स में कौन ले जाता है? विटामिन के. ओके. तो अगर के नहीं है तो अगेन आपका वो कैल्शियम ब्लड में ही घूमता रहेगा. ओके. अपने जो उसका टारगेट है वहाँ नहीं जाएगा, लाइक बोन्स एंड मसल्स, है ना, क्योंकि के नहीं है. तो अगर वो कैल्शियम आप डी ले रहे हो, कैल्शियम भी ले रहे हो, तो कैल्शियम आप ब्लड में बढ़ा रहे हो एक्चुअली, है ना. अब ये कैल्शियम आर्टरीज के अंदर कहीं डिपॉजिट होगा, प्लैक्स बनाएगा. अब ये प्लैक्स कभी वहाँ से हटा उस आर्टरी से, और ऑफ सडन आपको एमआई होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा, है ना. तो आप एक फैट डाइजेशन और एक फैटी लिवर से आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो. इमेजिन क्या होता ही है ऐसे, है ना. और विटामिन ए आपके आइज़ की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ओके, है ना. इवन स्किन की हेल्थ के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है. ओके. जो एक्ने की ड्रग ऑफ द चॉइस है आइसोट्रोटिनाइन, वो एक्चुअली विटामिन ए का डेरिवेटिव है. रेटिनॉल, जो रेटिनॉल हम करते रहते हैं ना, सिरप लगाते हैं, वो एक्चुअली में विटामिन ए का डेरिवेटिव है ना. तो इमेजिन करो कि आपका फैटी लिवर है और कितने को, अगर मैं ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस बताते रहूँ तो 24 आवर्स निकल जाएंगे. तो सर, हमारी बॉडी का क्या प्रोसेस रहता है? जैसे आपने बताया सबसे पहले जो फैट है बेली के अराउंड स्टोर होता है, एंड देन किस स्टेज तक जाकर वो फैट जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये चीज़ इतनी आसान नहीं है, इतनी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. ओके. ये रेस वाइज, जेनेटिक्स वाइज सब पे डिपेंड करता है. जो कॉकसियंस हैं, जो वाइट पीपल हैं, उनकी ये ब्लैक एंड वाइट नहीं होता कि वहाँ ऐसा होगा यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता. अच्छा. जो चीज़ वहाँ पे होती है कुछ इंडिविजुअल्स में यहाँ भी हो सकती है ना. तो जो कॉकसियंस हैं, वाइट लोग हैं, जो वेस्ट के लोग हैं, उनमें जनरली फैट अंडर स्किन बहुत ज़्यादा
स्टोर हो सकता है। ओके तो उनमें ऑर्गन फैट बहुत ही लेटर आता है, या हो सकता है ना भी आए। ओके वो लोग 150 kg तक जा सकते हैं और हो सकता है कि लीवर नॉर्मल हो, है ना। बट interesting. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं बताऊंगा। बट इंडियन पीपल में जो इंडियन रेस है, इसमें जनरली ऑर्गन फैट पहले आता है, ऑर्गन फैट, ओके है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि जनरली इंडियन मैन कैसे होते हैं, स्किनी होते हैं, हाथ पैर तो पतले होते हैं, बट उनका टमी थोड़ा बाहर रह जाता बाहर है। होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि फैट पहले कहाँ पे जा रहा है? ऑर्गन फैट में जा रहा है, इसलिए ऐसा होता है। जनरली क्या था ड्यूरिंग इवोल्यूशन, अब ये भी देखा होगा कि कुछ लोगों में ओबिसिटी का चांस ज़्यादा है, हाँ है ना। कुछ लोग कुछ भी खाएं कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के डिज़ाइन से हुआ है। इमेजिन कि आपके जेनेटिक्स में अगर हम पीछे चले जाएं, 25 ईयर्स की एक जनरेशन होती है ना। अगर मैं आपकी जनरेशन के पीछे जाऊं, इमेजिन 500 जनरेशन बैक चले गए, टोटल पूरा एक हमने एक लाइन ले ली 500। वो जो पूरी एक जेनेटिक जो लाइन है, उसमें जो फूड की क्वालिटी थी, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, वो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी थी, अच्छे फूड की। तो ड्यूरिंग दीज 500 जनरेशन हमने उनके डीएनए को ये सिग्नल दिया कि हमें फूड की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फूड की सप्लाई इज इनफ। तो उनके डीएनए इस तरह से इंजीनियर्ड हो गया कि देयर इज कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड फूड, तो स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बंद करते रहो। तो ऐसा अगर कोई ट्रेट आ रहा है किसी की फैमिली में, तो वो कुछ भी खाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब ऐसा किसी की फैमिली में जाएं जो बहुत जल्दी ओबीज होता है, हाँ तो ऐसा उनके साथ क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम ड्यूरिंग उनके 500 या 1000 ईयर्स जनरेशन में बैक जाएं, तो उनका जो फूड की अवेलेबिलिटी थी वो कम थी, हाँ जी और फूड की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। तो उनका जेनेटिक कोड इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि जब भी कुछ खाना मिले इसको चुपचाप स्टोर कर लेना, है ना। तो उनमें जो एक टेंडेंसी है टू गेटिंग ओबीज, उनमें वो ज़्यादा होगी। तो जितनी एफ्लुएंट क्लास थी लाइक किंग्स फैमिली और ये, तो उनकी फूड की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी थी। तो अभी आप राजे महाराजे जितने भी देखोगे ना राजस्थान के, और जितने भी दुनिया में होते हैं ना, उनकी आप अभी भी उनकी जनरेशन चलती आ रही है, तो आप देखोगे उनकी हाइट भी काफ़ी अच्छी होती है, ज़्यादा ओबीज भी नहीं होते हैं, है ना। जितना पैसा, थोड़ा सा पैसा जितना ज़्यादा अपने गरीब लोगों में जैसे ही बढ़ता है ना, थोड़ा सा, आपने देखा होगा उनकी ओबिसिटी बहुत जल्दी बढ़ती है, राइट, है ना। 20-30 साल पहले देखो जो आपके जो मेड्स आती थी, वो उतनी ज़्यादा उनमें ओबिसिटी नहीं थी, या रिक्शा पुलर में उतनी ज़्यादा ओबिसिटी नहीं थी। लेकिन अभी 10-15 सालों से उन्होंने जैसे ही अपना खाना चेंज किया, उनकी ओबिसिटी का रेट रिच लोगों से ज़्यादा है। ज़्यादा हो गया। रिच का मतलब जो अभी रिच नहीं हुए, जो पीढ़ियों से रिच हैं, है ना। तो जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी डिप्राइव्ड रहती है किसी चीज़ से, और जब वो आपको मिलती है तो आप जितनी ज़्यादा स्टोर करने लगते हो। वही मिडिल क्लास वाला माइंडसेट, है ना। तो जैसे अगर आपकी शादी हो और आपके हस्बैंड के साथ आपका 40 लाख का एफडी आपने कर रखी है, और 1-1 लाख की सैलरी है, और मैं एक लग्जरी कार ब्रांड से आपके पास आऊँ एजेंट बन के, और मैं कहूँ इस कार में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा, आप ले लो, तो आप नहीं लोगे। आप 2 महीने के बाद आपकी जॉब चेंज हो गई और 5 लाख का पैकेज हो गया। फिर आप हो सकता है कि आप मुझे फिर से फ़ोन करो कि वो वाला ऑफ़र मुझे दे दो, है ना। तो क्वालिटी जो फूड की है ना, वो बहुत मैटर करती है कि बॉडी स्टोर करेगी फैट या नहीं करेगी। क्वांटिटी यानी कि कैलोरीज सेकेंडरी थिंग, है ना। अब डाइटिशियन क्या करते हैं, आप फर्स्ट डे जाते हो, वो आपका खाना ही कम कर देते हैं, कैलोरी कम करने के चक्कर। तो जो आप कैलोरी के साथ साथ न्यूट्रिएंट भी तो हैं, है ना, तो आपने न्यूट्रिएंट भी तो कम कर दिया, राइट। तो शुरू में आप कोई भी शॉक दोगे लाइक कैलोरी कटिंग का, तो बॉडी सप्लाई न्यूट्रिएंट की किसको पहले कट करेगी? जो लीस्ट जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो। तो लीस्ट रिक्वायरमेंट क्या किडनी में है? नहीं, किडनी को कॉन्टिन्यूस काम करना है, हार्ट को कॉन्टिन्यूस काम करना है, लिवर को कॉन्टिन्यूस काम करना है, आइज को कॉन्टिन्यूस काम करना है। तो लीस्ट का क्या है? जो आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, जो आपको मूव कराता है, वो लीस्ट प्रियोरिटी होती है बॉडी के लिए, लाइक मसल्स एंड बोन्स, ओके, है ना। तो जब भी आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में जाते हो, तो मसल एंड बोन्स की जो सप्लाई है न्यूट्रिएंट की, वो बॉडी पहले कट करती है, किसके की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी है? सिर्फ सांस लेना, मोबिलिटी ज़रूरी नहीं है, मोबिलिटी इज सेकेंडरी थिंग। तो जब आप इस तरह की कैलोरी कटिंग करते हो, तो बॉडी पहले स्लैश डाउन किसका करती है?
सप्लाई को बोन एंड मसल्स को। तो उसका इम्पैक्ट क्या हाँ, होता है? उसका इम्पैक्ट होता है कि जो वेट लॉस है वो फास्ट हो जाता है। और आपको किस लिए, आपको डिज़ाइन किस लिए किया गया, आपको क्या देखना है, वेइंग स्केल। तो शुरू में कुछ दिनों तक, कुछ वीक्स तक, कुछ मंथ्स तक आप वही देखते हो कि आप वेइंग स्केल देखने के लिए आपका पूरा फोकस है, और उन्होंने इस तरह का खाना दिया है कि आपके न्यूट्रिएंट वहीं भी सप्लाई कम हो गई। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, एक दिन बॉडी को आपको लगेगा, आपकी बॉडी को लगेगा कि ये तो स्टार्वेशन मोड में जा रहे हैं, बोन एंड मसल सारी खत्म हो रही हैं, है ना। तो एक दिन वो इस तरह से कुछ करेगी कि आपके हंगर इतने सीवियर होंगे कि आप गिव अप कर दोगे, है ना। तो फिर आपको क्या लगेगा कि मेरा जो वो है ना सेल्फ स्टीम वो लो है, और मेरा मोटिवेशन लो है, और मैं सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हूँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया। कि प्रॉब्लम कहाँ थी, उस प्रोसेस में प्रॉब्लम थी, इंटरनली उस प्रोसेस में प्रॉब्लम थी। तो हमें शुरू कैसे करना है, हमें बॉडी को फीड कराना है एक्चुअली में। ओके। तो जब भी हम किसी चीज़ के, अगर डाइटिशियन का कोई कोर्स है या डॉक्टर का कोर्स है, तो हम स्टारवेशन नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट स्टेप इज टू गिव न्यूट्रिशन टू योर बॉडी। तो जब न्यूट्रिशन मिलेंगे बॉडी को, तो आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो कम हो जाएंगी, तो ऑलरेडी आप कम खाना शुरू कर दोगे। तो बॉडी को जब न्यूट्रिशन मिलने लगेंगे तो बॉडी को लगेगा एक्स्ट्रा खाने की क्या जरूरत है ना। जो स्टोर्ड फंड है इसको घटाओ, है ना। तो जब आपकी सैलरी 5 से 10 लाख हो जाएगी, तब 40 लाख की एफडी रखने की क्या जरूरत है। आप उसको तोड़ोगी और कहीं ऐसी जगह लगाओगी जहाँ तेजी से ग्रो करे हो। करेक्ट। या आप कार खरीदोगी। सर, जैसे सुनने में आता है कि जब कोई इंसान सबसे पहले अपनी डाइट करेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले वो वाटर वेट लूज करते हैं। तो व्हाट इज दिस वाटर वेट, एंड सबसे पहले बॉडी क्यों इसको लूज करती है, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? हमारी बॉडी में कितना वाटर है? 70%। आपने दूसरा टर्म क्या यूज किया, परसेंट, हाँ। है ना। इमेजिन अगर आप कोई चीज़ एडजस्ट कर रहे हो, है ना, तो क्या वाटर एडजस्ट नहीं होगा? ओके। है ना। अगर आपने फैट 1 किलो हटाया, लेट्स इमेजिन आपकी बहुत अच्छी डाइट है, आपने बोन मास मसल मास लूज नहीं किया, चलो लूज भी कर लिया, 1 किलो आपका फैट गया, बोन गया, मसल गई, आपने जो भी डाइट फॉलो करी, इन तीनों मिला के आपने 1 किलो लूज कर दिया। तो ये कहाँ से गया है, 100 माइनस 70 से, ओके, 30 से गया है ना। बट बॉडी में आपने कहा वाटर तो परसेंटेज में हम नापते हैं, तो परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए क्या करेगी अब बॉडी, समझ में आ गया? गॉट इट। तो हाँ, तो अगर 70% इज 1 kg, 30% इज 1 kg, तो 70% इज 2.3 kg। मतलब वो इक्विवेलेंट अमाउंट का वाटर भी परसेंटेज खुद ही यूज किया था, राइट। तो ठीक है। अगर सोचो अगर वाटर लूज ही नहीं हो रहा, और हमने 30 kg से वो लूज कर दिया था, हम वाटर को लॉस नहीं करने देंगे, है ना। अब तो हमने 30% से 1 किलो लूज कर दिया, तो अब वाटर का परसेंटेज कितना बढ़ेगा ना। अगर वाटर लॉस नहीं होगा तो वाटर का परसेंटेज बढ़ेगा, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है ना। तो उस रेशियो को मेंटेन करने के लिए उससे डबल अमाउंट में वाटर, तो ज़्यादातर क्या जाएगा, 2/3। जब 2/3 शरीर में पानी ही है और आप वेट लॉस कर रहे हो, तो 2/3 तो पानी ही जाएगा। इसमें क्या लॉजिक ही तो है। बट इज इट अ गुड थिंग, मतलब इज द प्रोपोर्शन फाइन जिस तरीके से जो वेट लॉस होता है? हाँ, जनरली वेट लॉस का कॉन्सेप्ट ही गलत है ना। वेट लॉस, आपकी बॉडी में तो बोन्स भी हैं, मसल्स भी हैं, फैट भी है, स्किन भी है, हेयर्स भी हैं। इनमें आप क्या लूज करना चाहते हो? विद एज स्किन हमारी लूज होती है, राइट। जब 80-90 साल के जाते हैं तो स्किन देखा पेपर की तरह होती है, तो क्या हम वैसी स्किन करना चाहते हैं? नहीं, तो स्किन लूज नहीं करना चाहते। क्या हम बोन लूज करना चाहते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। क्या हम मसल लूज करना चाहते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। क्या हेयर लूज करना चाहते हैं? नहीं। क्या इंटरनल ऑर्गन्स को हम श्रिंक करना चाहते हैं, छोटा कर? तो फिर तो वेट में तो ये 80-90% यही है, फिर हम ये लॉस क्यों करना चाहते हैं? हम क्या लॉस करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं? फैट। तो कोई भी अगर बहुत ही सेवियरली ओबीज है ना, सेवियरली ओबीज मतलब वो ऐसा लगेगा कि तो अभी मरेगा 2 दिन में ही, तो उसमें भी फैट परसेंटेज 50% से कम ही होता है। Okay. तो उसमें भी मसल एंड बोन मोर देन 50%, राइट। अब मैंने एक शुरू में टर्म यूज किया था, 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी है? 9 कैलोरीज। तो 1 kg फैट में कितनी कैलोरी है? 9000, राइट, है ना। तो इमेजिन कि आपने बहुत अच्छी डाइटिंग, बुलशिट डाइटिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा खाना आपने न्यूट्रिएंट रिच खाना खाया,
तो आपको अभी जैसे आपने कहा 1600 कैलोरी की ज़रूरत थी, तो आपने क्या किया, आप 200 आप कम करके लाइक 1400 कैलोरी में आपको सारे न्यूट्रिएंट मिलना है, अच्छा फैट, प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट सब मिलना है। तो आप 200 कैलोरी के डेफिसिट में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी डाइट पे होगा 200 कैलोरी के डेफिसिट, बहुत अच्छा खाना खाओगी। तो एक महीने में कितनी डेफिसिट हो गई? 200 डेली मल्टीप्लाइड बाई 30, 6000 कैलोरी इज इक्वल टू डिवाइड बाय 666 ग्राम ऑफ फैट, 670 ग्राम ऑफ फैट, है ना। तो मैक्सिमम फैट बाय डूइंग 200 कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पर डे आप कितना कर सकते हो? ये सबसे आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ। तो 670 ग्राम ऑफ फैट एक महीने में आप रिड्यूस कर सकते हो। बट अभी यहाँ ये आधी बात सही है, जब आप 670 ग्राम फैट रिड्यूस करोगे तो इसका डबल क्या लॉस होगा? वाटर टू एडजस्ट दैट परसेंटेज, करेक्ट, है ना। तो टोटल अगर हम कर दें तो 670 यहाँ से आ गया फैट से, इसका डबल। तो हम जब दो टोटल कर देंगे तो ऑलमोस्ट कितना आएगा? 2 kg। तो इसीलिए WHO कहता है एक वीक में मैक्सिमम हेल्दी वेट लॉस क्या होता है? 1 पाउंड। तो एक महीने में कितने वीक होते हैं? 4 वीक्स, है ना। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? 450। तो वही 1800 ग्राम या 2 किलो का एक महीने में होता है। अब जितनी ये होर्डिंग्स लगा के रखे इन्होंने, एक महीने में 18 किलो लूज़ किया, ये किया, वो किया, सोचो इन्होंने क्या लूज़ किया होगा? बोन्स एंड मसल्स। एंड बोन एंड मसल्स आर लाइक आवर सेविंग्स। अपने सेविंग्स को खर्च किया है। करेक्ट, जस्ट सी द वेइंग स्केल ना। जो डोपामिन लेना था, खुश होना था, उसके लिए आपने सेविंग्स उड़ा दी। सेविंग्स में इसलिए कह रहा हूँ, जब 60-70 साल के आप होगे, अगर उस समय आपका बोन मास मसाज अच्छा नहीं है तो आप बेड पे पड़े रहोगे या फैमिली मेंबर्स का सहारा लेना पड़ेगा या स्टिक से चलना पड़ेगा। क्योंकि 30 के बाद 1 से 3% मसल लॉस, बोन लॉस होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसे थोड़े ज़्यादा पड़े हैं, है ना, तो आपको तो फ़ायदा होने वाला है ना 60-70 रिटायरमेंट के बाद, है ना। तो यंग एज है तब तक आपको मसल एंड बोन मास बढ़ा के रखना है ना। करेक्ट ना। ठीक है सर, आपने फैटी लिवर का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से समझाया, पूरा लॉजिक बताया क्या है उसका। बट जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनके जो ब्लड रिपोर्ट्स आती हैं उसमें फैटी लिवर ग्रेड 2, ग्रेड 3 बहुत कॉमन है। तो अल्कोहल और फैटी लिवर का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जनरली अल्कोहल जो डिज़ोल्व होता है यानी मेटाबोलाइज होता है, वो लीवर के थ्रू होता है। तो लीवर में एक एंजाइम बनता है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज। वो क्या करता है अल्कोहल को, अल्कोहल इज एथाइल अल्कोहल, C2H5 पढ़ी है? यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? नहीं, मैं कॉमर्स से हूँ। तो अल्कोहल मीन्स एथाइल अल्कोहल, C2H5 OH फार्मूला होता है। तो इसको पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ओके, और उसके बाद इसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो विनेगर में होता है, ओके, है ना। तो ये विनेगर जो है ना, ये दिमाग को हिट करता है, ना कि अल्कोहल। तो अल्कोहल इज जस्ट ए रॉ मटेरियल, राइट। तो अगर आपका लीवर बहुत हेल्दी है ना, तो अगर आपने 20 ग्राम अल्कोहल लिया तो पूरा 20 का 20 ग्राम एसिटिक एसिड में मान लिया, यह होता नहीं है, बता रहा हूँ, 20 से 20 ग्राम कन्वर्ट हो गया। अगर आपका लीवर अनहेल्दी है ना, ये शायद किसी इंटरनेट पे नहीं होगा, मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, जो अपने लोग बहुत हीरो समझते हैं उनके लिए है ये। अगर आपका लीवर बहुत अनहेल्दी है तो उस 20 ग्राम एसिटिक एसिड को पाने के लिए अब मुझे बताओ कि आपको अल्कोहल का ज़्यादा अमाउंट लेना पड़ेगा कि उसी से काम चल जाएगा? आई थिंक ज़्यादा लेना पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियसली। तो जब आप शुरू में अल्कोहल नया नया पीना शुरू करते हो तो थोड़े से अल्कोहल में ही आपको चढ़ जाती है। विद द टाइम लोग एक एक बॉटल पीने लगते हैं और वो अपने को हंक समझने लगते हैं। और जो बेचारा कम में जिसको प्रॉब्लम शुरू आती है उसको लगता है तो अभी बच्चा है, जबकि एक्चुअल में इसका उल्टा है ना। जब लीवर आपका ज़्यादा हेल्दी होता है या हेल्दी होता है तो वो कम अमाउंट में अल्कोहल में ही उतने अमाउंट का एसिटिक एसिड कन्वर्ट कर देता है। जब आपका लीवर अनहेल्दी है तो जो एंजाइम है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेट वो उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो आपको ज़्यादा अल्कोहल की ज़रूरत है टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड। तो पहला मिथ ये कि जो ज़्यादा अल्कोहल पी रहा वो हंक है, ये गलत है ना। इसका एक्चुअली में उल्टा है। अब फैटी लीवर होती क्या चीज़ है ना। फैटी लीवर का मतलब है जो फैट की सेल्स हैं उसके अंदर फैट इकट्ठा हो रहा है, ओके, है ना। तो जो हम फैट जो अल्कोहल है वो इज़ ए वेरी इजली डाइजेस्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी,
ओके है ना। तो जब भी अभी मैं पहले भी डिस्कस किया तो एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, लीवर किस में कन्वर्ट करेगा पहले, फैट में, फैट में, हाँ, है ना। और अल्कोहल को मेन डाइजेस्टिंग ऑर्गन इज लीवर, राइट। तो जब जब लीवर ही उसको डाइजेस्ट कर रहा है तो लीवर ही उसको कन्वर्ट कर रहा है उस एनर्जी को फैट में, है ना। तो कहाँ पहले फैट इकट्ठा होगा, लीवर सेल्स में। आप इमेजिन करो एक सेल है, उसके अंदर फैट इकट्ठा हो रहा है, वो इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, अब वो सेल बस्ट हो गई। ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे ही होती है पैथोलॉजी। अब वो सेल बस्ट हो गई, अब क्या होगा, वहाँ पे अब उसको हील करना है। अब मेरे यहाँ पे एक वुंड हो जाए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसको भरना चाहेगी बॉडी हमारी, लेकिन मैं क्या करूँ, इसको बार बार रब करूँ, करता रहूँ, है ना। तो इसमें क्या होगा, स्कैरिंग, स्कैर बन जाता है ना, राइट। जब हमारे एक्ने होते हैं तो घर वाले कहते हैं इसमें हाथ मत लगाओ बार बार, हाँ, उसको नेचुरली हील होने दो। तब जब वो लीवर सेल में जब स्कैरिंग होगी, वो नेचुरल से आप नहीं हील होने दे रहे हो, वो डैमेज हुई, उसके बाद स्कैरिंग होगी। तो स्कैरिंग में कौन सा टिश्यू होता है, आप देखो ना, बड़ा हार्ड होता है, तो वो फाइब्रस टिश्यू होता है। ओके, तो हम कहते हैं फाइब्रोसिस शुरू होगी, ओ, है ना। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 फैटी लीवर का मतलब है फैट परसेंटेज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और ग्रेड 4 के बाद क्या होगा, फाइब्रोसिस, है ना। और सिरोसिस, हाँ, फिर सिरोसिस में क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ द लिवर और इवन होल लिवर नॉट वर्किंग, या सिरोसिस इज इन डिस्टेंस, फाइब्रोसिस इज समवेयर बिटवीन। एंड ग्रेड्स का मतलब है कितने परसेंटेज फैट ने अपना एक्यूमुलेशन कर लिया है, एरिया को घेर लिया है लीवर का, है ना। तो जब फैट के अंदर, सेल के अंदर जब फैट जाता है तो एक लिमिट ही है ना फैट को स्टोर करने की लीवर सेल्स की। तो जब वो लीवर सेल फटते हैं तो जो उसके अंदर एंजाइम्स हैं, आप SGOT SGPT लोगों ने काफ़ी सुना होगा, जो LFT कराते हैं तो बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि फैट इकट्ठा हो रहा है, वो सेल्स बस्ट करेंगे, तो वो जब सेल बस्ट करेंगे तो वो जो एंजाइम्स लीवर सेल के अंदर होने चाहिए वो ब्लड में आ जाएंगे, लीक करना शुरू हाँ, वो लीक करेंगे तो ब्लड में आ जाएंगे। तो जब ब्लड चेक कराओगे तो आपको क्या लगेगा कि ये, है ना। तो अगर आप यही एक्स्ट्रा कैलोरी, अगर आप अल्कोहल नहीं ले रहे हो, एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हो, है ना। अब जैसे एक शुगर है फ्रक्टोज, हाँ जी, और एक शुगर है ग्लूकोज, दोनों का फार्मूला सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जब डिफरेंस होता है तो पूरी बॉडी आपकी ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर सकती है। ओके, फ्रक्टोज कहीं तो नहीं होता बॉडी में, अगर हम ब्लड चेक करें तो फ्रक्टोज कहीं नहीं आएगा। ओके, तो जब हम फ्रक्टोज कंज्यूम करेंगे तो उसको कौन डाइजेस्ट करेगा, लीवर। ओके, तो ऐसा भी कोई भी फॉरेन फूड का मतलब जो बॉडी से नॉन टू नहीं है ज़्यादा। तो जैसे अगर हम ड्रग्स खाएं, पैरासीटामोल टैबलेट्स खाएं या एंटीबायोटिक्स खाएं, तो इन सबको डाइजेस्ट कौन करता है, लीवर, इनको हैंडल लीवर करता है। तो आप बहुत ज़्यादा अगर फ्रक्टोज का कंजम्पशन करोगे तो फ्रक्टोज को कौन हैंडल करेगा, लिवर, या। तो फ्रक्टोज इज अगेन लाइक अल्कोहल, बिल्कुल अल्कोहल की तरह ही डाइजेस्ट होता है ना। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसमें ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि आपको वो बज़ वाली फीलिंग नहीं आती फ्रक्टोज के। बट लिवर सेल्स के लिए लाइक अल्कोहल ये भी वही सेम है, हाँ। इसीलिए हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं, करेक्ट, है ना। तो बट दोनों में चीजें सेम ही हो रही हैं आपकी बॉडी के अंदर। फैट स्टोर आप चाहे अल्कोहल पी रहे हो या नहीं पी रहे हो, अगर, और बॉडी इतनी स्मार्ट है, फ्रक्टोज की कई जगह जरूरत है। जैसे हमारी आइज को थोड़े से फ्रक्टोज की जरूरत होती है, जो सीमेन की मेन शुगर है वो फ्रक्टोज है, तो छोटे छोटे से एरिया में ना फ्रक्टोज की जरूरत होती है। अगर आप 1 साल तक फ्रक्टोज नहीं खा रहे हो तो वो भी प्रॉब्लम है, तो बॉडी खुद बना लेती है ना। अगर आप ज़्यादा ओवर कंजम्पशन कर रहे हो ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज फैट में भी कन्वर्ट हो सकता है और फ्रक्टोज में भी कन्वर्ट हो सकता है, है ना। तो अगर आप फ्रक्टोज नहीं खा रहे हो बट ओवर कंजम्पशन ऑफ ग्रेन्स में ग्लूकोज है, तो ओवर कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज से भी आपकी बॉडी क्या बना लेगी, फ्रक्टोज। तो अगर आपने फ्रक्टोज या शुगर छोड़ भी दी, तो इससे शुगर क्यों डेंजरस है, क्योंकि इसमें 50% इज फ्रक्टोज। बट आपने ये पॉडकास्ट या इसमें पढ़ लिया कि शुगर नहीं खानी, फ्रूट्स कम करने, जूस नहीं छोड़ना, ये, लेकिन आपकी जो बैकग्राउंड में उसमें ग्लूकोज ज़्यादा आ रहा है तो ग्लूकोज फिर कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा फ्रक्टोज में। तो आप ना खाते भी खा रहे हो, है ना। बॉडी इज सो कॉम्प्लेक्स। बट सर, मैं थोड़ा यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहती हूँ। इवन दो आई डोंट रेकमेंड एनीबडी टू ड्रिंक और नॉर डू आई ड्रिंक माई सेल्फ, बट फिर भी एक प्रैक्टिकली आप बता पाएँ कि कितना अल्कोहल कंज्यूम करना है सेफ।
एंड अल्कोहल पे डिपेंड भी किस टाइप का अल्कोहल है उस पर भी डिपेंड करता है। जितने भी आप कलरफुल अल्कोहल की तरफ जाओगे और चीप अल्कोहल तरफ, हाँ या ओके, तो इस तरह के मिक्सचर से हमेशा बचना चाहिए। अच्छा, अगर कुछ यूज करना है तो आइस, एंड मैं तो चाहता हूँ कि लोग ज़ीरो कंज्यूम करें अल्कोहल, है ना, Right. जीरो कंजम्पशन इज़ बेस्ट थिंग। एंड ये बीच में कुछ स्टडीज डाली गई कि 1 पैक 2 पैक लो तो हार्ट के लिए हेल्दी होता है, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ भी 1 ml भी डेंजरस होता है हमारी बॉडी के लिए, है ना, बस उसके साइड इफेक्ट बाद में आएंगे ज़रूर, है ना। तो ज़्यादा कलरफुल चीज़ें, ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी है ना, जितनी प्रोसेसिंग कम हो अल्कोहल की, और ये तो कॉमन सेंस ये है कि जितना कॉस्टली होगा अल्कोहल उतना बेटर होगा। तो कलरलेस में जैसे वोडका आ जाती है या सिंगल मॉल्ट जो विस्कीज आ जाती है ना, वो हमेशा बेटर होती हैं, और आइस और सोडा ये प्रेफरेबल रहते हैं ना। इंडिया में एक कल्चर है कि पैसे कम होते हैं लोगों के पास, तो वो क्या करते हैं, और जल्दी से उन्हें किक चाहिए होती है, तो वो एम्प्टी स्टमक पीते हैं दारू, है ना, तो उससे किक ज़्यादा आता है कम अल्कोहल में। ओके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा फूड के बाद लो, और जल्दी से किक आए वो जल्दी से उसको ड्रिंक भी कर जाते हैं इन शॉर्ट ड्यूरेशन, उनको वो वाला बच जल्दी से चाहिए और हाई चाहिए। तो जैसे फॉरेन में जो कंजम्पशन का तरीका है वो थोड़ा सही लगता है मुझे। इसको सोशल ड्रिंक भी कहते हैं लोग, है ना। तो सोशल ड्रिंक में कभी ओवर कंजम्पशन तो हो ही नहीं सकता, और वो सबको पता होता है कि उसकी ओवर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, और हमेशा कभी एम्प्टी, जितना एम्प्टी स्टमक होगा वो तो एक स्टमक की वॉल को भी डैमेज करेगा जाके, और लीवर को भी उतना डैमेज करेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे फूड होगा तो उसको न्यूट्रलाइज, जो उसके पॉइजनस थिंग्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो अल्कोहल का है कि जीरो कंजम्पशन इज़ बेस्ट थिंग। उसके बाद अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कॉस्टली की तरफ जाओ, जितनी ज़्यादा ओल्ड होगी, 12 साल 18 साल वाले जो आते हैं वो। सबसे वर्स्ट अल्कोहल जो मुझे लगता है वो बियर्स लगते हैं। हाँ, तो बियर, हाँ, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन का मतलब फर्मेंटेशन में टाइम लगता है, तो ये लोग आर्टिफिशियली विद इन 2-3 आवर्स बियर बना लेते हैं आजकल। इधर से चाइना से इंग्रेडिएंट आते हैं, वो सारे मिक्स किए और इंग्रेडिएंट तैयार हो गया मिक्सिंग का, है ना, थोड़ा सा अल्कोहल डाल दिया, थोड़े कलर डाल दिए, थोड़ी सी वो स्मेल डाल दी, ये सारे रॉ मटेरियल आते हैं चाइना से खुशबू के लिए, कलर के लिए, है ना। तो जितना चीप अल्कोहल बियर की तरफ कम जाए उतना बेटर है। ओके, और हाँ, ये तो कॉमन नॉलेज है ना कि विस्की आप 30 ml भी पियोगे तो आपको बस आ जाएगा, बट बियर के लिए आपको पूरी बॉटल बियर की पीनी पड़ती है। एंड देन स्पीड स्लो पियो, है ना। अब अगर मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं कि हमारा काम ही ऐसा है, मार्केटिंग का काम है या कारपोरेट में हमें तो पीना पड़ता है सोशल बॉस के साथ, तो उसका एक तरीका होता है, आप एक ग्लास हैंडल कर लो, आप ज़्यादा शो मत करो, उसमें ज़्यादा वाटर डाल लिया, है ना, और उसकी जो सिपिंग की स्पीड है वो कम कर दो, और टॉक करते रहो, तो को आपको वो जो एम्ब्रेसमेंट है वो फील होता है वो नहीं होगा, आप सबसे कनेक्टेड भी फील करोगे। और एक हाथ में ग्लास रखो, जब बाकी सारे लोग जब 3 ग्लास खत्म कर दें उसमें आप एक में ही 30 ml पे काम चल जाए आपका, है ना, इस तरह से हम बच भी सकते हैं। तो क्या कोई डिफरेंट कंजम्पशन लेवल्स हैं फॉर मेल्स एंड फॉर फीमेल्स? यू नो, आई वाज वाचिंग वन पॉडकास्ट जिसमें वो बोल रहे थे कि द कैपेसिटी टू हैंडल alcohol for females is lesser as compared to males. So what are your thoughts about this? हार्मोन्स का इसमें कुछ ज़्यादा रिलेशन नहीं है, फिजिकली है। फीमेल की बॉडी कंपेरेटिवली हमेशा स्मॉल साइज की होती है, तो जब ब्रेन भी स्मॉल साइज का है, लंग्स भी स्मॉल साइज का है, लीवर भी स्मॉल साइज का है, तो ऑब्वियस है कि जब लीवर आपका स्मॉल साइज है तो उतना ज़्यादा वो एंजाइम अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, है ना। तो ऑब्वियस है कि अगर आपके लीवर की कैपेसिटी ही नहीं है, आपका लीवर ही छोटा है, तो आपकी वो कैपेसिटी कम हो जाएगी। जो एक मेल 50 ml में फील करेगा, हो सकता वो एक लेडी वो 30 ml में फील करे, है ना। फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं अल्कोहल इंटेक के, अब एक फीमेल का हार्मोन्स बहुत ज़्यादा टाइटली मैनेज होते हैं, लाइक, तो उसमें तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा इंटरफेयर करेगा अल्कोहल। उसमें अगर डीप में जाएंगे तो बहुत डीप हो जाएगा। Yeah, so let's come back to our topic of obesity. आपने बीच में gut health word use किया था and you told how the nutrient absorption it happens in the gut, but we've also seen that a lot of people face gut issues.
आप इतने सारे क्लाइंट्स के साथ, इतने सारे पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, व्हाट कॉमन गट इश्यूज डू यू सी इन योर पेशेंट्स दीज डेज? सबसे मोस्ट कॉमन जो गट इश्यूज देता हूँ लोगों को एसिडिटी और गर्ड का इश्यू, जो है रिफ्लक्स होकर एसिड उनके ओरल कैविटी में आता है, बर्निंग या GERD, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। हाँ, तो ये सबसे कॉमन होता है, जो इसको बेल्चिंग भी कहते हैं, आपका एसिड या बर्पिंग साउंड। राइट। तो ये होता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो मैंने देखा है वो ब्लोटिंग एंड फार्टिंग का सबसे ज़्यादा जो आता है ना। उसके बाद जो मैंने देखा है IBS के जो सिम्टम्स होते हैं, कभी तो एक जैसा जो मोमेंट है बाउल मोमेंट वो नहीं रहता, कभी डायरिया हो जाएगा, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। फूड इंटॉलरेंस बहुत ही कॉमन मैंने देखा है, फूड इंटॉलरेंस आजकल बहुत ही कॉमन है ना। तो जो पहला हमारा जो गट का पार्ट है, हम सोचते हैं गट का मतलब इंटेस्टाइन है, बट गट हमारी ओरल कैविटी भी गट का पार्ट है। ओके। तो आपके ओरल कैविटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खाने को मैस्टिकेट करे, उसकी च्यूइंग करे प्रॉपर, करेक्ट है ना। तो अगर आप ये च्यूइंग प्रॉपर नहीं कर रहे हो और मैस्टिकेटिंग नहीं कर रहे हो, अगर इस स्टेशन ने प्रॉपर काम नहीं किया अपना, तो आगे जाके जो बाकी चीज़ें हैं लाइक स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, इनको ऑब्वियसली ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग इज हमें च्यूइंग और मैस्टिकेशन प्रॉपरली करना चाहिए, राइट, है ना। दूसरा है कि हमारी स्टमक हेल्थ पे अपना ध्यान नहीं देते। अब स्टमक हेल्थ में जनरली एसिड का प्रोडक्शन लोगों के साथ कम हो रहा है ना। तो ये भी अगेन बहुत डीप टॉपिक है। लोग समझते हैं कि एसिड का प्रोडक्शन, एसिडिटी का मतलब उनको लगता है कि एसिड ज़्यादा बन रहा है, यही लगता है, कॉमन सेंस है। बट एक्चुअली में 80 to 90%, इवन 95% लोगों में एसिड का प्रोडक्शन कम होता है ना। अब ये एक पैराडॉक्स है ना। पैराडॉक्स इन द सेंस कि आप जब एसिड वाली गोली लेते हो जो एसिड को कम कर देती है, तो आपको आराम मिलता है। तो आपको ये बात गलत लगेगी कि एसिड कम हो रहा है लोगों में, इसलिए प्रॉब्लम है। बट इसी कमरे में इसका आंसर है ना। ये जैसे फायर ब्रिगेड का सेंसर लगा हुआ है ना। ये सेंसर किसको डिटेक्ट करता है? ये किसको डिटेक्ट करेगा? फायर, स्मोक को। अगर यहाँ स्मोक कम हो, ये डिटेक्ट कर सकता है? नहीं। अगर मैं यहाँ एक अगरबत्ती चला दूं तो ये नहीं करेगा। एक तड़का लगाऊं तो नहीं करेगा। अगर मैं सोफे में आग लगा दूं तो कर जाएगा, तो डिटेक्ट कर लेगा, है ना। अब एक pH का कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री में, है ना। pH होता है फ्रॉम 1 to 14। बीच में वाटर का होता है 7, वो न्यूट्रल होता है। जितना हम ऊपर जाएंगे वो एल्कलाइन होता जाएगा, और जितना नीचे आएंगे एसिडिक होता जाएगा। तो अगर कोई जो कोई एक चीज़ है उसका pH 2 है, कोई चीज़ है उसका pH 5 है, तो कौन ज़्यादा एसिडिक हुआ? 2 वाला, है ना। हमारी बॉडी जो होता है ना 7.35 to 7.45 pH होता है हमारी बॉडी का, स्लाइटली एल्कलाइन, है ना। अगर ये 7.35 की जगह pH 0.1 भी कम हो जाए, लाइक 7.25, तो आपको ICU में एडमिट करना पड़ेगा। और जो अपर लिमिट है 7.45, अगर वो 7.55 से ज़्यादा हो जाए, अगेन आपको ICU में एडमिट करना पड़ेगा। तो इतना pH टाइटली मैनेज होता है ना। इसको मैनेज केवल 2 ही ऑर्गन कर सकते हैं, किडनी और लंग्स। इसके अलावा कोई मैनेज नहीं कर सकता। इसके अलावा जो ICU में मशीन्स होती वही मैनेज कर सकती है ना। तो इसके अलावा आप कितना भी अल्कलाइन वाटर पी लो, कितना भी अल्कलाइन फूड खा लो, ऑल आर स्कैम्स, राइट। वो सब स्कैम है। क्यों स्कैम है बताता हूँ। स्टमक के अंदर pH इज इन द रेंज ऑफ, अच्छा आपने एक मूवी देखी है छपाक, दीपिका पादुकोण की? नहीं। उसमें ये स्टोरी, उसकी जो थीम लाइन है वो ये है, कुछ लड़के क्या करते हैं, बैटरी से एसिड निकाला और लड़कियों के चेहरे पे फेंक देते हैं। जिसे लड़की ने अगर प्रपोज किया उसने मना कर दिया, तो वो चेहरे पे फेंक देते हैं। ये बहुत ही कॉमन था, शायद अभी भी होता है छोटे शहरों में। तो इसको विट्रोलेज कहते हैं। तो बैटरी में एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। उसका जो pH होता है वो 3-4 की रेंज में होता है ना। तो pH की जो फार्मूला है वो हमें लगेगा ये नंबर है कोई 1 2 3 ना, ये लॉग वैल्यू होती है एक्चुअली, और ये 10 की पावर में होती है, है ना। तो अगर किसी में pH में 3 का डिफरेंस है, तो दैट मीन्स 10 की पावर 3 का डिफरेंस है। तो 10 की पावर 3 इज 1000। तो एक pH जिसका 2 है और pH जिसका 5 है, उसमें 2-3 का डिफरेंस नहीं है, डबल 2.5 का डिफरेंस नहीं है, वो 10 की पावर 3 का डिफरेंस है। जो लोग मैथ जानते हैं वो समझ गए होंगे, है ना, जो 12th की मैथ पढ़ते हैं। तो 10 की पावर 3 का डिफरेंस है।
जो बैटरी का एसिड है वो 3 का पीएच है, वाटर का 7 है, तो 10 की पावर 4 का डिफरेंस है। तो बैटरी का जो एसिड है वो 10,000 टाइम्स मोर एसिडिक देन वाटर, है ना। तो विद इन 10 सेकेंड्स आपका फेस डैमेज, है ना। जो ह्यूमन बीइंग का जो स्टमक है उसका पीएच क्या होता होगा? आई बिलीव 5 के अराउंड। यस, ओके। हाँ, और कोई नंबर ये बताएं? 6 या जो ह्यूमन स्टमक का पीएच है इन द रेंज ऑफ 1 to 3। ओके। जब आप बहुत ही बिल्कुल ही प्रोटीन गलत। और फैट हैवी मील लेते हो तो पीएच 1 तक भी जा सकता है। 1 का पीएच का मतलब होता है बैटरी एसिड से 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। इमेजिन उस स्टमक को बचाना है, अब इस फ्लैट को आग से बचाना है तो फायर ब्रिगेड का सिस्टम लगाना होगा, उस एसिड से बचाना है तो एसिड से बचाने के लिए सिस्टम लगाना होगा। तो स्टमक के टॉप एंड पे कुछ सेंसर्स लगे होते हैं, ओके। और टॉप एंड पे एक वाल्व लगा होता है जो इस एसिड को रोकता है वाल्व फूड पाइप में जाने से। क्योंकि स्टमक के अंदर तो प्रोटेक्शन होता है, लेयर होती है म्यूकस की और वो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो स्टमक की वॉल तो बची रह जाएगी। अगर ये स्टमक का एसिड ऊपर चला गया ये डैमेज कर सकता है ना। तो उसके जंक्शन पे वॉल्व होता है ना, गैस्ट्रोएसोफेजियल वॉल्व जंक्शन कहते हैं, वहाँ पे एक वॉल्व होता है। उस वॉल्व को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। हाँ, बट ब्रेन को कैसे पता चलेगा इसको कब बंद करना है कब खोलना है? वो किससे पता चलेगा? पीएच की रेंज से। तो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए पहली मैकेनिज्म इज कि जब खाना आएगा तब एसिड बनेगा। अगर खाना आप नहीं खा रहे हो तब भी एसिड बनेगा, तब तो वो डैमेज कर देगा, स्टमक को भी डैमेज करेगा। तो पहले डिफेंसिव मैकेनिज्म इज टाइमिंग्स के साथ, जब आप खाना खाओगे तब बनेगा, है ना। तो दिमाग को तो तब पता चलेगा कि जब पीएच, दिमाग सेंस करेगा पीएच को, तो उसके लिए भगवान ने वहाँ पे सेंसर्स दिए हुए हैं, ओके। स्टमक के टॉप पे, ओके। है ना। जैसे यहाँ पे टॉप पे सेंसर लगाया हुआ है। अगर एसिड कम बन रहा है, मान लिया कि पहले 1 से 1 पीएच होना चाहिए था, अब एसिड कम बन रहा है तो पीएच अब किस रेंज में जाएगा? 5 to 6। मान लिया 5 चला गया, तो क्या अगर एसिड कम है तो क्या उस सेंसर्स को उतनी इमीडिएटली पता चल पाएगी वो चीज़? पहले धुआं था, अब धुआं कम है, तो देयर विल बी सम डिले, और ऐसा भी हो कि वो सेंसर काम ही ना करे। तो अगर सेंसर को ही नहीं पता चला, दिमाग को नहीं पता चलेगा, तो वॉल क्या होगा? ओपन रह जाएगा। अब एसिड तो है, भले ही माइल्ड हो या वीक हो, एसिड तो है वहाँ पे, एंड वॉल्व इज ओपन। राइट। अब वो एसिड वीक जो था ना ऊपर जाने को मौका मिल रहा है उसको। अब ये 1 साल चल रहा है या 1 महीने चल रहा है, 1 साल चल रहा है, 2 साल ऐसे ही चल रहा है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो एसिड जितना भी उसके ये जो हमारी पाइप है इसमें जितना भी प्रोटेक्शन होगा म्यूकस का, ये जब वो हट जाएगा वहाँ से, उसके बाद वो वीक एसिड क्या करेगा? इसको इरिटेट करना शुरू कर देगा या बर्निंग शुरू कर देगा। अब आप इस कंडीशन में जाओगे डॉक्टर के पास या गैस्ट्रो के पास, वो डॉक्टर साहब आपको पेंटाप्रोजोल, H2 ब्लॉकर या फिर PPI जो है पेंटाप्रोजोल है या रेनिटेडिन, इस तरह की दवाइयाँ लिखेंगे। उससे क्या होगा कि आपका एसिड का प्रोडक्शन बंद। तो अब पीएच क्या हो जाएगा? पीएच लाइक नॉर्मल थोड़ा 3 की रेंज में आ जाएगा। नहीं, अब तो एसिड बन ही नहीं रहा। अच्छा, तो 0 हो जाएगा? नहीं, 0 तो और एसिडिक हो जाएगा। अच्छा, 5 6 से और बढ़ जाएगा, 7 हो गया मान लिया, जाएगा। अब एसिड बन नहीं रहा। अब 7 आ गया, एसिड तो बन ही नहीं रहा। अब ये अगर ऊपर जाएगा ये लिक्विड, तो क्या बर्न करेगा? नहीं, बर्न नहीं करेगा अभी। आपको क्या लगेगा कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही दवाई दी थी, मैंने एसिड को बंद करने की दवाई दी इन्होंने, और मेरा सही हो गया। इसका मतलब था कि एसिड पहले ज़्यादा बन रहा था। लगेगा ना, है ना पैराडॉक्स। बट प्रॉब्लम वहाँ कहाँ पे थी? धुआं कम निकल रहा था, सेंसर ने काम नहीं किया था। एसिड कम बन रहा था तो सेंसर ने काम नहीं, जो उसके लिए डिफेंस मैकेनिज्म बनाई थी भगवान ने, उसने काम ही नहीं किया, है ना। अब इतना जो कम पीएच है वो 5-6 तरह के एनिमल्स में होता है, ह्यूमंस, बंदरों में नहीं होता, इसलिए वो उनका जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमंस पे ज़्यादा लागू होता है। ओके। क्योंकि आप ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों दिया आपको खुद पता चल जाएगा। ह्यूमंस में होता है इतना कम पीएच, डॉग फैमिली में होता है, ओके, है ना। तो डॉग फैमिली में हाइनास, फॉक्स ये सब आ जाते हैं। कैट फैमिली में होता है, कैट फैमिली में क्या आ जाएंगे? लायंस, टाइगर और ये सब, हाँ, पैंथर्स और चीता ये सब आ जाएंगे। जितने भी रेप्टाइल्स हैं एंड क्रोकोडाइल्स हैं इनकी फैमिली में होता है, लाइक स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, है ना, एम्फीबियंस इनमें होता है, फिशेज में होता है, एंड वल्चर्स एंड जो ईगल्स फैमिली जो होती है ना, उनमें होता है। ह्यूमंस को छोड़ के किसी ने डाइट चेंज नहीं करी, है ना, तो किसी को भी पेंटाप्रोजोल लेने की ज़रूरत नहीं,
हमने ही डाइट चेंज कर रहे हैं और कंटिन्यूस करे जा रहे हैं। तो भगवान ने जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बनाई वो उसको एडजस्ट ही करने में टाइम लग रहा है, ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे जो ग्रुप्स मैंने बताई क्या खाते हैं, मीट। हाँ, तो मीट एंड फैट को डाइजेस्ट करने के लिए इतना हाई एसिड बनाया। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ प्लांट बेस्ड पे रहोगे हाँ। और आइस एज आ गया जो आया था 50 मिलियन ईयर्स, तो आइस एज में पहली चीज़ क्या डैमेज होती है, लीव्स एंड फ्रूट्स। जब आइस होगा तो देखा होगा पहाड़ों पे जब बर्फ़ पड़ती है तो सबसे पहले पत्तियां झड़ जाती, फल फल आने बंद। तो अगर कोई जानवर सिर्फ उन्हीं पे डिपेंडेंट था तो मारे जाने का चांस ज़्यादा है। तो बहुत सारे प्राइमेट्स मारे गए, जो प्राइमेट्स को उतरना पड़ा नीचे कि हम तो भाई ऐसे नहीं रह सकते, हम तो अब नीचे जाके कुछ देखेंगे और कोई फूड आइटम्स क्या है। तो उन्होंने जानवरों को मारना खाना शुरू किया। तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे उनका स्टमक एडजस्ट हो गया, है ना। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस किस में आने के चांसेस ज़्यादा है, एक फल में या मीट में? फ्रूट में नहीं, मीट में। ओके। है ना, क्योंकि मीट हो सकता है एक दिन का रखा हुआ हो उसमें। ओके। फ्रूट तो आपने तोड़ा और खा लिया, उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब हाँ। फ्रूट भी तो रखा हाँ, हुआ हाँ, है। वो अलग चीज़ है ना। तो अगर आप कोई किसी एनिमल को खाते हो तो उसके साथ बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो पहला एसिड पहला काम क्या करेगा, उसको स्टरलाइज कर देगा, सारे एसिड जो पैथोजेंस होंगे उसको मार देगा। इमेजिन अगर आपका एसिड कम है तो इस तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आपका पेट स्टरलाइज नहीं कर पाएगा। दूसरा, जो हम फेस पे डालते हैं वो एसिड तो प्रोटीन को डीनेचर्ड कर देता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन का पहला प्रोसेस है डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचर्ड को हम ऐसे बोल सकते हैं लेमन लैंग्वेज में, मेल्ट कर देता है प्रोटीन को। ओके। है ना। तो पहला डीनेचर्ड करता है एसिड। एसिड स्टमक में एक एंजाइम निकलता है पेप्सिनोजन, जो अब प्रोटीन पे रियली में एक्ट करेगा। तो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। फिर पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है इन पेप्टाइड्स। फिर अब ये पेप्टाइड्स आगे जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और अमीनो एसिड फिर आपके ब्लड में पहुँच जाते हैं। तो अगर एसिड कम है तो आप प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर एसिड कम है और किसी ग्रेन्स में कोई प्रोटीन है लाइक ग्लूटेन, तो आप ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं कर सकते। पूर्वज जो थे हमारे वो 2 ही बार खाते थे, उनका एसिड कम नहीं हो रहा था, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा बार खाओगे एसिड आएगा तो वो स्टमक बना बना के एग्जॉस्ट हो जाएगा। अगर आप एक कार 2 बार स्टार्ट कर रहे हो दिन में, एक कार 12 बार स्टार्ट कर रहे हो तो किसकी बैटरी जल्दी जाएगी, जिसको 12 बार स्टार्ट कर रहे हो। तो आप 12 बार खाना खाओगे तो एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगा। आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पियोगे, एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी चाहिए एसिड बनाने के लिए, वो अगर कम हो गए तो एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर आपकी स्लीप साइकिल नहीं अच्छी तो एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ओके। है ना। तो एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ये सारे जो प्रोटीन्स हम खाते हैं जो ग्रेन्स में भी आते हैं वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। ये प्रोटीन्स आगे चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे तो ये आपके ब्लड में पहुंच जाएंगे। ओके। अब जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस हैं ये प्रोटीन ही, तो हम भी तो प्रोटीन ही है, वाटर एंड प्रोटीन। तो जब ये प्रोटीन अनडाइजेस्टेड आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएंगे, बॉडी को लगेगा किसी वायरस या बैक्टीरिया ने अटैक किया है, जो कि ब्लड तक जिसकी एंट्री हो गई है। तो उसके अगेंस्ट बॉडी फिर आखिरी हथियार क्या होता है ब्रह्मास्त्र बॉडी का बनाने का। पहले तो एसिड भी था, ये स्किन भी हमारी बहुत सारी बीमारियों से बचाती है वायरस से। फिर हमारी नाक के अंदर जो हवा जाती है तो हवा भी, नाक भी बहुत सारी चीज़ों को रोक लेती है ना। तो ये सारे डिफेंस बैरियर हैं। अब जो ब्लड के अंदर ही पहुंच गया कोई ऐसी चीज़ कि अब तो ये इमरजेंसी कंडीशन है, तो उसके अगेंस्ट बॉडी फिर केमिकल वॉरफेयर करती है। केमिकल वॉरफेयर में बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज। अब जब केमिकल वॉरफेयर शुरू होगा, अब आप सोच लो यहाँ पे पाकिस्तानी घुस गए इस एरिया में, गाजियाबाद में, और अब गवर्नमेंट के पास दिल्ली एनसीआर में, अब उनको ना सिर्फ केमिकल वॉरफेयर ही बचा सकते हैं। तो इसमें नॉर्मल लोग नहीं मरेंगे, सिविलियन भी तो मरेंगे जो इंडियन होंगे रियल में। तो आपकी नॉर्मल बॉडी पे वो एंटीबॉडीज अटैक करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं आजकल के ज़माने में, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो मीन्स सेल्फ, इम्यून मीन्स आपकी खुद की इम्यूनिटी आपको अटैक कर मार रही है। तो IBS इज अ टाइप ऑफ ऑटोइम्यून, थायराइड इज ए ऑटोइम्यून, IBD इज ऑटोइम्यून, इवन कोविड वाज एन ऑटोइम्यून डिजीज। इसीलिए कोविड के टाइम पे मेन स्टे मैनेजमेंट क्या था, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। तो जो हाइपर एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसको स्टेरॉइड्स स्लो डाउन कर देते हैं। हाँ। तो आजकल जितनी भी डिजीज देख लो, आर्थराइटिस, जितनी टाइप आइटिसाइटिस, हाँ आइटिसाइटिस जिसमें है इन्फ्लेमेशन मीन ऑटोइम्यून डिजीज, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे डॉक्टर्स क्या लिखते हैं, प्रेडनिसोलोन या इस तरह के स्टेरॉइड्स ही लिखते हैं। स्टेरॉइड्स का मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी ही प्रॉब्लम कर रही है।
तो प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी? स्टमक से। इसीलिए आयुर्वेदा को मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं मानता, बट आयुर्वेदा की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि सारी बीमारियाँ कहाँ से शुरू होती हैं? स्टमक से, पेट से। सो ओबेसिटी एज अ टॉपिक हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर किया है, क्या होता है उसका लॉजिक क्या है, द एवोल्यूशनरी एविडेंस वी हैव फॉर ओबेसिटी, वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रीटी मच एवरीथिंग। एंड अब यहाँ से मुझे एक अच्छा टेंजेंट मिला है जहाँ पर वी कैन वेंचर आउट इनटू टॉकिंग अबाउट डायबिटीज़। We have seen that there is a direct connection between obesity and diabetes. I'm not saying that all obese people have diabetes or vice versa, but we do see a connection there, and we've seen that people who have obesity, and we've seen that people who are obese, कहीं ना कहीं उनका डायबिटीज़ का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। Now I'll ask you to take the lead from here on and discuss this extensively. इससे बहुत रिलेशन गहरा है। एक्चुअली ओबिसिटी जैसे मैंने बताया ना, डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ जी। तो जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट करके कहीं डिपॉजिट कर रही है। Right. अगर ये मैकेनिज्म स्लो पड़ जाए, स्लो इन द सेंस कि ये जो भी हार्मोन्स कर रहा है, इंसुलिन करता है यहाँ पे, या जो ऑर्गन कर रहा है, पैंक्रियास करता है, एक्स्ट्रा कैलोरी को बॉडी कन्वर्ट कर देती है। अब ये डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे कि कहाँ पे फैट स्टोर होगा, कितना होगा। ये रेस पे डिपेंड करता है, जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, आपके बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ फूड आप क्या ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, आपके स्ट्रेस लेवल, फैमिली का स्टेटस कैसा है, फैमिली के स्टेटस से या इकोनॉमिक स्टेटस से आपका फूड भी डिसाइड होता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है, आपका हार्मोनल बैलेंस कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अब एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं। एक फैमिली है जिसमें 5 ब्रदर्स हैं और एक सिस्टर है, राइट। उसमें जो बड़ा ब्रदर है उसमें ये मैकेनिज्म काफ़ी अच्छी है। सारा जो एक्स्ट्रा कैलोरी है या एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है वो सारा फैट में कन्वर्ट हो रहा है और वो केवल स्किन के नीचे जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा। तो उस इंडिविजुअल में क्या होगा, जो बिग ब्रदर है उसकी ओबिसिटी बढ़ती रहेगी, है ना। ओबिसिटी ओबीज होता रहेगा। जब हम ब्लड टेस्ट कराएंगे तो सब कुछ नॉर्मल, तो उसको लगेगा आई एम ओके विथ इट। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगे? एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब ये मैकेनिज्म स्लो डाउन पड़ने वाली है। तो मान लिया 60 या 65 की एज में आना ऐसा हुआ, है ना, कि अब ये मैकेनिज्म स्लो डाउन होने लगी। विच मैकेनिज्म? जो एक्स्ट्रा कैलोरी या शुगर थी फैट में कन्वर्ट करने वाली, क्योंकि बॉडी की तो एक लिमिट है। या जो आपका स्टोरेज है वो अब फिल हो चुका है, तो अब स्पिल आउट होगा, है ना। तो स्पिल आउट होगा तो अब वो कन्वर्ट नहीं हो रहा फैट में, तो अब ब्लड शुगर दिखने लगेगी या बढ़ने लगेगी, है ना। तो एक नॉर्मल बड़ा भाई जो था घर का, वो 60-70 साल तक ओबिसिटी के साथ जी गया। कोई भी बीमारी, हमें ये लगेगा कोई भी बीमारी नहीं थी, अब आनी शुरू हो गई, तो इसका मतलब ओबिसिटी ने कर दिया। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ओबिसिटी तो उसको अभी तक बचा के रखा था ओबिसिटी ने, है ना। अब उसने जो छोटा वाला ब्रदर है उसमें क्या हुआ कि 10 साल तक तो ओबिसिटी बढ़ी, बट उसके बाद कुछ फैट लीवर में जाना शुरू हो गया, कुछ हार्ट में जाना शुरू हो गया, कुछ इंटेस्टाइन या गट में जाना शुरू हो गया, आसपास शुरू हो गया। तो उसका क्या होगा? थोड़ा फैटी लीवर होना शुरू हो जाएगा। 30 ईयर्स की एज में पेट आना बाहर शुरू हो गया, तो उसको लगेगा कुछ गड़बड़ है। वो ब्लड टेस्ट कराने गया, थोड़ा प्री डायबिटीज़ आ गया, थोड़ा प्रॉब्लम इशू आ गया, थोड़ा इको वगैरह कराया तो कुछ लगा 30-40%। फिर उसने अपने कुछ इंटरवेंशन कर लिए। थर्ड वाले में क्या हुआ कि जो मैकेनिज्म है उतनी अच्छी नहीं है। ओबिसिटी स्किन के नीचे फैट नहीं जा रहा है, थोड़ा सा जा रहा है, जो ज़्यादातर इंडियन मैन होते हैं थर्ड कैटेगरी में। थोड़ा सा फैट कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज से, वो जाके थोड़ा स्किन के नीचे इकट्ठा हुआ, थोड़ा लीवर में चला जाने लगा, इंटेस्टाइन में, गट से पेट निकलने लगा, फैटी लीवर होने लगा, और 30 साल या उससे पहले प्री डायबिटीज़ हो गया, है ना। अब उसको लगा कि ब्लड टेस्ट करानी चाहिए, पेट आ रहा है मेरा, तो ब्लड टेस्ट कराया। फिर डॉक्टर साहब ने कह दिया कि कुछ 2 साल बाद उसने फिर टेस्ट कराया तो HB1AC 7, 8, 9, 10 में पहुंच गया, है ना। तो है तो वही ब्रदर, है ना। अब ये बहुत एक टर्म होता है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स, हाँ, सेम ब्रदर्स हो बट कुछ जीन्स तो डिफरेंट होंगे, है ना। फिर एनवायरनमेंट का भी असर पड़ता है। एनवायरनमेंट में रेडिएशन है, हमारा एक्सपोजर है, हर चीज़ तो हम सेम नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा चेंजेस होता है। अब 4th नंबर की पे सिस्टर है कोई, है ना, और एक 5th नंबर पे सिस्टर है,
तो फोर्थ नंबर सिस्टर पे क्या हो रहा है कि वो फैट अगेन सारा कन्वर्ट होके जो भी एक्स्ट्रा कैलोरी है वो स्किन के नीचे जाके डिपॉजिट हो रहा है ना। तो ओबिसिटी के साथ वेट बढ़ा, वेट बढ़ा, वेट बढ़ा। अब जब वेट आपका सिर्फ पेट पे ही इकट्ठा होगा तो कुछ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में प्रॉब्लम आएगा, बट इसके जो साइड इफेक्ट होंगे, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे या पीछे जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बैक बोन को एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, राइट, है ना। तो जो बैक बोन का अलाइनमेंट है वो नेचुरल नहीं रहेगा, तो विद द टाइम लोअर बैक में क्या होगा, पेन, है ना। इमेजिन अभी मेरा वेट 60 kg है, 61 kg है, मैं इतने साल से जिम कर रहा हूँ, मेरी बोन्स काफ़ी स्ट्रांग है, मसल काफ़ी स्ट्रांग है। इमेजिन मैं क्या करता हूँ, 10 किलो वेट यहाँ और 10 किलो वेट यहाँ एक्स्ट्रा रखता हूँ 24 आवर, मैं इसको टाई कर लेता हूँ वेट को, तो 3 से 4 दिनों के बाद मेरे भी लोअर बैक में पेन हो जाएगा और नीज में भी पेन हो जाएगा। इवन मेरी बोन्स बहुत स्ट्रांग है, इवन मसल स्ट्रांग है। तो एक्स्ट्रा वेट की वजह से भी जो भी प्रेशर पॉइंट है आपकी बॉडी में, लोअर बैक और एंकल्स, यहाँ पे पेन आने वाले हैं। का एक ही साइड इफेक्ट है। अब इसको अब आइटिस लगा के कोई भी टर्म दे दो कि अर्थराइटिस, है ना। तो वेट वेयरिंग की वजह से भी तो प्रॉब्लम आएंगे, राइट, कॉमन सेंस है, तो ये तो है ना। अब वो जो मैं सिस्टर की बात कर रहा था उनमें सारा स्किन के नीचे फैट इकट्ठा हो रहा है, तो 12 साल में नहीं होगा, लेकिन 35-40 साल के बाद जो वेट वेयरिंग की वजह से जॉइंट डैमेज होंगे, है ना, तो वो तो वेट की वजह से होंगे। उसमें कैल्शियम क्या काम करने, कुछ नहीं। जब तक आप वेट कम नहीं करोगे तो उसमें कैल्शियम सप्लीमेंट और ये सब कुछ नहीं करने वाले, है ना। तो अब उनमें भी क्या होगा, वो मान लिया 50 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, अब उनका जो स्टोरेज है फैट का वो पूरा फिलअप हो गया, तो अब वो स्पिल आउट होने का टाइम हो गया। अब जो फैट सेल है वो एकदम से डेड भी नहीं होती है ना। फैट सेल के अंदर एक एंजाइम होता है एरोमेटेज। एरोमेटेज क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में और एस्ट्रोजन को टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर सकता है ना। तो अगर एक मेल ओबीज है कोई पर्सन, तो उसमें डोमिनेटिंग हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। हाँ, तो अगर फैट सेल ज्यादा है उसमें तो एरोमेटेज एंजाइम भी ज्यादा होगा। तो एरोमेटेज एंजाइम क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करेगा। तो एक ओबीज मेन में एक वुमेन वाले सिम्टम आएंगे, लाइक लो एनर्जी, लो मसल मास, मैन बूब्स, हेयर फॉल, इस टाइप का है। और एक ओबीज वुमेन में मेल वाले सिम्टम। देखा होगा, ये बात बोलनी तो नहीं चाहिए, बट जो ओबीज वुमेन है वो थोड़ी, उनकी वॉइस थोड़ी हैवी होती है, लाइक ए मेल, लाइक उनके थोड़े फेशियल हेयर्स होते हैं, फेमिनिन कैरेक्टर थोड़े दब जाते हैं with obesity. But this is weird. Why is this enzyme like performing differently in different bodies? मेल के केस में तो वो टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है, एंड फीमेल के केस में वो ईस्ट्रोजन को टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर रहा है। Why this? Nature is not perfect. हाँ, नेचर इज इम्परफेक्ट, और जो इसकी इम्परफेक्टनेस है ना, ब्यूटी वहीं पे है ना। तो प्रॉब्लम नेचर के साथ नहीं है, पहली गलती हमने करी है ना, जो फैट डिपॉजिट अब इतना ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसका कोई सीधा आंसर नहीं है, इसका एक ही आंसर है, नेचर इज़ इम्परफेक्ट। हाँ, तो फैट सेल्स बढ़ेंगे तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, मेरा ये बताने का रीज़न था कि हार्मोनल इम्बैलेंस आएगा, है ना। अब कोई 5th नंबर पे कोई छोटी बहन है, उनमें क्या हो रहा कि जो फैट है ना वो इसके नहीं गया, वो थोड़ा ओवरी चला गया, वो थोड़ा इंटेस्टाइन आसपास भी जमा हो गया, तो उनमें 20-22 साल में क्या सिम्टम्स आने लगेंगे, पीसीओडी टाइप सिम्टम आने लगेंगे, लाइक थायराइड प्रॉब्लम, लाइक मेटाबॉलिक कोई भी डिजीज है ना उसके प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। लीवर के साथ फैटी पैंक्रियाज भी होता है, नहीं पता। तो अगर पैंक्रियाज में भी फैट इकट्ठा होने लगे तो इंसुलिन फिर प्रोडक्शन ठीक से नहीं होगा, डाइजेशन ठीक से नहीं बनेंगे। तो पैंक्रियाज 2 काम करता है, एक हार्मोन्स ही बनाता है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, जो शुगर को मैनेज करते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बनाता है, है ना। तो मेन डाइजेस्टिव एंजाइम जितने भी हैं गट में वो पैंक्रियाज ही बनाता है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब होगा, हैम्पर होगा, एंड हार्मोनल बैलेंस भी खराब होगा उसकी वजह, है ना। तो इसलिए हमें ये लगता है कि ये सारी सिस्टर्स हैं, है ना। तो अगर वेट आपका ज़्यादा, ओबेसिटी ज़्यादा है तो जॉइंट्स खराब हुए, है ना। तो अगर आप एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हो की वजह से, तो आप अगर वेट ज़्यादा है तो आप डाइटिशियन के पास भागे, अभी प्रॉब्लम नहीं आया।
अब वेट ज़्यादा होने की वजह से आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आए तो ऑर्थोपेडिक के पास भागे, है ना। अब वेट तो पूरा इकट्ठा हो गया, अब वो फैट इधर उधर जा रहा है, अब फैटी लीवर हो गया तो गैस्ट्रो के पास भागे, डाइजेशन खराब हो गया, अब उसकी वजह से के पीछे से तो आप फिजिशियन के पास भागे ना, तो तरह तरह के डॉक्टर के पास भागे। बट ये आ कहाँ से रहे, सोर्स तो एक ही है इनका ना, करेक्ट, है ना। तो ये सारी ना सिस्टर्स हैं एक दूसरे की, ये प्रॉब्लम्स इतनी हैं और एक दूसरे को कॉज भी कर सकती हैं। करेक्ट, करेक्ट, ताकि अगर फैट लीवर फैट में हो गया तो आपका प्रोसेस नहीं होगा खाना, फिर से ओबिसिटी बढ़ेगी। राइट, फैटी लीवर हुआ, अब फैटी लीवर की वजह से ओबिसिटी होगी। तो इतना कोई सिंपल चीज़ें नहीं है, ये सारी सिबलिंग्स है ना, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। हाँ, एक दूसरे को कॉज करते हैं और एक दूसरे के साथ भी चलते हैं, करेक्ट। है ना। कोई बाद में आ जाएगा, कोई बट आई थिंक बीच में थ्रेड लूज हो गया। वी वर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है, ब्लड शुगर लेवल्स एकदम से स्पाइक कर जाते हैं। तो वो क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में? ये एक्चुअली में रिलेशन है ओबिसिटी और डायबिटीज़ का, है ना। ओबिसिटी का क्या मतलब है, आपका कंजम्पशन ज़्यादा है, ओवर फीडिंग कर रहे हो आप, तो डायबिटीज़ में भी यही होता है कि आप ओवर फीडिंग कर रहे हो, ओके, है ना। तो जब भी ओबिसिटी होगी तो चांसेस आर कि टाइप 2 डायबिटीज़ आ रही है। और ओबिसिटी की वजह से, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, पैंक्रियाज पे भी जाके आ सकता है, ओके, है ना। वो फैट आपकी सेल्स के अंदर भी तो डिपॉजिट हो रहा है ना। इंसुलिन काम क्या करता है, इंसुलिन काम करता है न्यूट्रिएंट को सेल के अंदर ले जाता है टू स्टोर और बर्न। ओके, अब अगर ऑलरेडी फैट सेल्स के अंदर है तो सेल्स कि इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, हमारे पास तो स्टोरेज की जगह नहीं है, तो गेट्स हैं जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं, वो बंद कर लेती हैं कि अब हम और स्टोर नहीं कर सकते। तो इंसुलिन के लिए गेट्स बंद हो गए, नहीं आता, न्यूट्रिएंट्स को लेके आता है, स्पेशली शुगर, अमीनो एसिड एंड कुछ और चीज़ें भी। तो जब ये गेट बंद होते हैं तो इसको मेडिकल की टर्म में हम क्या कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड देन वो ब्लड स्ट्रीम में रहता है फिर इंसुलिन। हाँ, तो ब्लड तो रहता ही है, तो अब शुगर अंदर एंट्री सेल्स के अंदर यूज नहीं हो पाएगी, है ना। तो यूज नहीं हो पाएगी तो ब्लड में शुगर बढ़ेगी तो ब्रेन को लगेगा कि शुगर बढ़ रही है, तो वो किस करेगा आप कि तुम बढ़ाओ इंसुलिन का प्रोडक्शन, क्योंकि शुगर बढ़े, पैंक्रियाज को, तो इंसुलिन रिलीज करेगा तो शुगर फिर नीचे आ जाए, क्योंकि सेल्स ने अपना दरवाजा बंद किया हुआ है। तो हम अब क्या करें, उसको तोड़ कर दरवाजे तोड़ दें। अच्छा, तो दरवाजा तोड़ने ज़्यादा इंसुलिन बनाए, है ना। तो ये टग ऑफ वार बहुत दिनों तक चला, लाइक इन प्री डायबिटिक कंडीशन। शुगर बढ़ी, ब्रेन ने पैंक्रियाज को और बनाया इंसुलिन, तो उसने इंसुलिन बनाया, फिर वो शुगर कम हो गई। ओके, फिर सेल्स को लगा, फिर उसने अपना और दरवाजे और टाइट कर दिए, पड़ने लगी, तो फिर पैंक्रियाज ने और इंसुलिन बनाया। तो ये टग ऑफ वार हो सकता है 10 साल 5 साल चलता रहेगा। उसके बाद एक पैंक्रियाज की इंसुलिन बनाने की, इंसुलिन बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और फिर बीटा सेल जो पैंक्रियाज के, उन्होंने भी गिव अप कर दिया कि हम अब नहीं बना सकते। अब क्या होगा, अब आपके ब्लड में शुगर बढ़ने लगेगी। ये कंडीशन आने में बहुत साल लग जाते हैं, कई डिकेड्स भी लग सकते हैं। अब ये कंडीशन कब होगी कि आपका ब्लड शुगर बढ़ने लगे। मेडिकल वर्ड की प्रॉब्लम ये है, यहाँ से डायग्नोसिस शुरू करते हैं डायबिटीज़ की, कि जब ब्लड शुगर बढ़े तो आपको डायबिटीज़ हुआ, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। ये पीछे क्या चेंजेस आ रहे, बॉडी कितनी एडजस्ट कर रही थी उस पर्दे के पीछे, उस कर्टन के पीछे बॉडी ने कितना एडजस्टमेंट किया, उसको, उसके सेक्रीफाइसेस को कोई नहीं देख रहा। तो ब्लड शुगर चेक करने से, डायग्नोसिस बनाने से, हम डीप डाउन में जाके बहुत सारे टेस्ट होते हैं वो कराएं और अर्ली ये पता कर लें कि हम इसको कर सकते हैं। तो उससे पेशेंट को भी फ़ायदा होगा, उसका टाइम बचेगा, उसकी बहुत सारी विजिट्स बचेंगी और उसकी लाइफ भी बहुत सारी इम्प्रूव हो जाएगी बाय मेकिंग सब डाइट। तो इसीलिए मैं अपने पेशेंट से भी बोलता हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ ये कोई अभिशाप नहीं है, ये वरदान है। पर कब वरदान बनेगी ये, जब आपको पता है कि इसको ठीक से मैनेज कैसे करना है, और जब आप
मैनेज करना आ जाएगा खुद से, तब आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम खुद से खुद चली जाएंगी। आपको क्या खाना है, कैसे सोना है, कौन से सप्लीमेंट लेने हैं, बहुत सारे मिथ आप जानोगे उनको, तो कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है ना, तो ये सारी में भी फ़ायदा करेंगी। ये सारी चीज़ें तो लीवर में भी फ़ायदा करेंगी। ये सारी चीज़ें तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगी, आपकी लंग्स की हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगी। अगर आप डायबिटीज़ के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो तो क्या उससे लंग इम्प्रूव नहीं होंगे, उससे हार्ट इम्प्रूव नहीं होगा, उससे स्किन इम्प्रूव नहीं होगी, उससे आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो आपने एक आपको धक्का लगा टाइप 2 डायबिटीज़ का, उसी से तो सीखा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ है वरदान, अगर उसे प्रॉपर बताओगे कैसे मैनेज करना। एक्चुअली गवर्नमेंट्स का होना चाहिए। 6, 7 क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, इवन जो बायोलॉजी की क्लासेस हैं उसमें एज ए सब्जेक्ट आ जाए मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स या लाइफ प्रॉब्लम्स। होम साइंस एक सब्जेक्ट होता था पहले, हाँ जी, उधर भी आर्ट के उस चीज़ को, है ना, इधर साइंस के बच्चे पढ़ लें तो क्या क्या फूड हैं, जो कुकिंग कैसे करनी है हेल्दी फूड की। तो बहुत सारा जो केओस है आजकल, है ना, फास्ट फूड के लेके और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को, वो ख़त्म हो जाएगा। और ये नहीं चाहते कि ज़्यादातर लोग की ख़त्म हो। I'm going to use the reference of obesity once again. मैं अभी recently एक podcast सुन रही थी डॉक्टर जेसन फंग का, उसमें he was talking about cancer. So the logic that he gave was that we are multicellular organisms और कैंसर को यूजुअली ऐसे देखा जाता है some cell mutations and the nature that they observed, scientists who were figuring out what cancer is, they observe that it is going backwards, मतलब it is becoming a single cellular organism, यानी जो उसकी नेचर है, जो उसका बिहेवियर है, it is that of a single cellular organism, because of which it is not cooperating with other cells that are there in the body and it starts eating up the resources that are reserved for other cells. तो ये उन्होंने दिया था, there were lot of other things that were discussed, but मेरा जो मेजर की टेक अवे था वो ये था कि ओबेसिटी से बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बढ़ जाते हैं एंड फॉर कैंसर एज वेल। ही वॉज नॉट सेइंग कि अगर आप ओबीस हो तो शॉर्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे, बट डेफिनेटली जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? हाँ, ऑब्वियसली बहुत ही वैसे ही जैसा डायबिटीज़ रिलेटेड है ओबेसिटी से, ऐसे कैंसर भी एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है ना। कैंसर क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर सेल का ग्रोथ जो है ना हो जाता है, वो अपने ही होने लगती है एक पर्टिकुलर एरिया में और उस पर बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो ओबेसिटी क्या चीज़ है, ओबेसिटी कंडीशन है जिसमें बॉडी लग रहा है देयर इज इनफ सप्लाई ऑफ एवरीथिंग, लाइक, तो जब इनफ सप्लाई ऑफ एवरीथिंग होता है तो क्या करना चाहते हैं माइंडसेट से, ग्रो करना। तो जब इनफ सप्लाई ऑफ एवरीथिंग, बॉडी ग्रो करेगी, है ना। तो अब इसके साथ ये भी तो आप बॉडी को सिग्नल दे सकते हो। जनरली क्या होता है, कुछ कैंसर सेल्स सबकी बॉडी में होती हैं, जेनेटिक और बाई सम रेडिएशन और कुछ भी हो सकता है, किस से बॉडी सप्रेस करके रख, बट उन सेल अगर हम सिग्नल दे दें उनको ग्रो करना है, या कोई भी स्टिमुलेंट हो सकता है वो, लाइक जैसे इस टॉपिक पे लाइक ओबेसिटी कंडीशन में देयर इज इनॉर्मस सप्लाई ऑफ एनर्जी, इनॉर्मस सप्लाई ऑफ फैट, एवरीथिंग। तो हम एक अपने जेनेटिक कोड को क्या सिग्नल दे रहे हैं कि हम ग्रो कर इस टाइम, क्योंकि देयर इज इनफ सप्लाई ऑफ एवरीथिंग, अबंडेंस में। तो कुछ सेल्स जो इस तरह की नॉटी हैं ना, उनको लगेगा कि हम तो ग्रो करेंगे, है ना। तो अब वो अगर उनकी ग्रोथ जो है ना अनकंट्रोल, तो जो बाकी सेल के जो न्यूट्रिएंट जाने चाहिए वो नहीं जाएंगे, वो अपना ही ग्रो करेंगे। और जनरली एक वॉलबर्ग इफेक्ट होता है, उसमें क्या होता है, देखा है कि कैंसर सेल प्रेफर करती हैं ग्लूकोज को। ओके। और आजकल की डाइट में लोगों की फूड में 80% जो कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट, ग्रेन्स और इन सब चीज़ों से आ रही हैं। तो ये जनरली जो ग्रेन्स हैं ये 80% इज ग्लूकोज, राइट। ये ग्लूकोज की चेन्स होती है जो भी ग्रेन्स हैं, दालें। तो 60 to 80% इज स्टार्च इज ग्लूकोज, है ना। तो जो ग्लूकोज ही जब आपकी 60-70% कैलोरी आ रही है वहाँ से, देयर इज इनफ सप्लाई ऑफ ग्लूकोज, और कैंसर सेल को क्या चाहिए, ग्लूकोज। कैंसर सेल फैट को डाइजेस्ट नहीं, है ना। तो इसीलिए ओबेसिटी से हम ये कह सकते हैं, हाँ ये एक रीज़न है
बिल्कुल से डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हैं बिल्कुल। ओबेसिटी का मतलब है कि देयर इज इनफ सप्लाई ऑफ एवरीथिंग। कैंसर में भी वही एक तरह से वही चीज़ होती है, सेल्स को ये सिग्नल चला गया है देयर इज सम सप्लाई या देयर इज इनफ सप्लाई एंड वी कैन ग्रो फास्ट। एंड इवन कुछ अब तो काफ़ी रिसर्च आ गई है, और जो WHO का जो कार्सिनोजेनिक्स का मतलब होता है जो चीज़ें कैंसर कर सकती हैं, ओके है ना। तो स्मोकिंग, ओबेसिटी एंड नाइट शिफ्ट, ये सब एक ही कैटेगरी में आती है। नाइट शिफ्ट इज कार्सिनोजेनिक? या एग्जैक्टली। तो जितना आपको लग रहा है कि स्मोकिंग कार्सिनोजेनिक है, हाँ. उतना ही नाइट शिफ्ट भी कार्सिनोजेनिक है, उतना ही ओबेसिटी भी कार्सिनोजेनिक है। But what is happening when we are doing night shift? Why is it carcinogenic? अच्छा क्वेश्चन है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं लाइक ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट, है ना, तो स्ट्रेस में कौन सा हार्मोन बढ़ता है बॉडी में? Cortisol. कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का मेन फंक्शन क्या है बॉडी में? देखिए इवॉल्व कैसे हुई बॉडी। जब हम जंगल में थे तो स्ट्रेस क्या था? कोई शेर हमारे पीछे लग जाए, है ना। तो ये सिचुएशन, या हम हंटिंग पे जा रहे हैं तो स्ट्रेस होगा। तो ये सिचुएशन कभी कभी होती थी, Right. है ना। नाइट में तो हमें सोना ही होता था, Right. है ना। जब हम सुबह उठते हैं तो कॉर्टिसोल का जो लेवल है सबसे ज़्यादा हाई होता है मॉर्निंग में 6 to 8 PM, 8 AM, है ना। क्यों? क्योंकि ब्रेकफास्ट का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं था जंगल में, तो उस समय सुबह तो हमें एनर्जी चाहिए, तो कॉर्टिसोल का लेवल बॉडी में बढ़ता था। कॉर्टिसोल क्या करता है? आपके लीवर को पुश करता है टू प्रोड्यूस मोर ग्लूकोज, Okay. है ना। तो उस समय बहुत सारा ग्लूकोज लीवर ड्यू टू अंडर प्रेशर ऑफ कॉर्टिसोल ब्लड में छोड़ देता है ना। ये स्ट्रेस में भी हो सकता है, जैसे आपने कहा ये स्ट्रेस का हार्मोन है ना। तो आप मान लो एक जंगल में हो, आपने 1 महीने से कुछ भी नहीं खाया, है ना, बिल्कुल लेथार्जिक हो, नो एनर्जी, और 20 मीटर पीछे से या 30 मीटर पीछे से एक शेर की आवाज़ आने लगे तो क्या करोगी आप? भागूंगी। आपकी जो उस समय स्पीड होगी ना वो कभी नहीं आई होगी। तो ये एनर्जी कहाँ से आई? कॉर्टिसोल आया, कॉर्टिसोल ने लीवर को पुश किया। लीवर ने क्या किया? अगर फैट डिपॉजिट नहीं है बॉडी में तो आपकी मसल एंड बोन्स को भी डिसॉल्व करके वो लीवर कॉर्टिसोल बना सकता है ग्लूकोज टू गिव यू इंस्टेंट एनर्जी। आजकल के टाइम में क्या हो गया कि एक तो नाइट शिफ्ट से क्या बढ़ेगा? कॉर्टिसोल का लेवल, क्योंकि जब हम स्लीप में जाते हैं तो कॉर्टिसोल का लेवल डाउन आ जाता है। तो अच्छी गुड क्वालिटी स्लीप एक अच्छा टूल है स्ट्रेस को कम करने का, है ना। अब नाइट शिफ्ट हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो ग्लूकोज ज़्यादा है। अब कैंसर सेल किस चीज़ को प्रेफर करती है? फ्यूल को, ग्लूकोज को। बट मैं नींद मॉर्निंग में ले लूंगी ना, व्हाट इज द डिफरेंस? मेरे को सोना ही तो है, तो मैं दिन में सो लूँ, उससे दिक्कत क्या है? हमारे में एक बायोलॉजिकल क्लॉक नाम की चीज़ होती है, सर्केडियन रिदम। हाँ, सर्केडियन रिदम। वो डिसाइड होता है सनसेट और सनराइज से, है ना। आप कभी गई हो या कभी जाना, जिस दिन आप US की फ़्लाइट लेती हो और US जाते हो, 12 घंटे का डिफरेंस है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे आप 12 घंटे सो भी लो पूरा डीप में, तब भी आपको वो फ्रेशनेस नहीं लगेगी, क्योंकि आपका सर्केडियन रिदम इंडिया के अकॉर्डिंग, IST के अकॉर्डिंग सेट है ना। तो अगर बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग आप स्लीप नहीं ले रहे हो तो वो सारा सिस्टम बैलेंस ही नहीं होने वाला है। अगर इसमें और डीप में जाए तो फिर और डीप में जाना पड़ेगा, है ना। तो मेलाटोनिन हार्मोन और फिर दिमाग के अंदर जो सेंटर्स होते हैं ना, वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा कि वो सारा कैसे कंट्रोल होता है वाया सनलाइट, है ना। अब जैसे रात में लोग वाइट लाइट का यूज करते हैं, स्क्रीन देखते हैं, ये सब, तो शॉर्टकट में बता देता हूँ कि आपकी रेटिना पे लाइट पड़ रही है, वो रेटिना इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन नॉट आइज। पता है, रेटिना जो पार्ट है वो आइज का नहीं है, ब्रेन का है। ओके। तो हमारे स्कल कैविटी से ब्रेन बाहर तक आ जाता है, वो रेटिना है। तो उस रेटिना पे अगर वाइट लाइट पड़ रही है तब तक आपके ब्रेन को लगेगा कि अभी सन सेट नहीं हुआ है। तो अगर आप देर रात तक ये सारी चीज़ें यूज कर रहे हो, है ना, देर रात तक क्या यूज कर रहे हो, स्क्रीन और ये, तो आपके दिमाग को लगने वाला है कि सन सेट नहीं हो रहा है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कैंसर, तो एक आपने बड़ा सुना होगा, सोशल मीडिया पे बड़ा चलता है कि माइक्रोवेव में अगर आप खाना गर्म कर रहे हो तो उससे कैंसर हो जाता है, या फिर आप एयर फ्रायर जो टेफ्लॉन कोटिंग होती है उसमें अगर आप एक सर्टेन परसेंटेज के ऊपर टेम्परेचर कर देते हो तो फिर उससे कैंसर होता है, आप वो फूड कंज्यूम करते हो। तो व्हाट्स द देखिए, जिसने फिजिक्स सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ी होगी
और फिजिक्स को डीपली नहीं पढ़ा होगा, उसका चिंतन और मनन नहीं किया होगा फिजिक्स का, वो ये कहेगा कि माइक्रोवेव से कैंसर हो जाता है। और जिसने केमिस्ट्री डीपली नहीं पढ़ी होगी वो ये कहेगा कि जो टेफ्लॉन कोटिंग या एयर फ्रायर होते हैं उससे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे आपने एक चीज़ पढ़ी होगी विबग्योर। विबग्योर, यस। क्या होता है? रेनबो का जो कलर कोडिंग कलर होता कोडिंग है, सेवन का, वायलेट, तो इंडिगो। विबग्योर एक रेडियो स्पेक्ट्रम है ना, उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है विबग्योर, छोटा सा पार्ट, है ना। तो जो विब में वी है वो फॉर वायलेट, हाँ जी। एंड आर, लास्ट का जो आर है वो रेड, यस। तो जो ये एक स्केल है 4000 पे इसका वेवलेंथ होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज 10 की पावर -10 मीटर। ओके। यानी 1 मीटर का अराउंड शायद 10 बिलियन पार्ट हो गया शायद। ओके। तो देख लेना, 10 की पावर -10 इज 1 एंगस्ट्रॉम। तो 4000 अगर किसी स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है तो उसका जो कलर होगा वो हमारी आइज देख लेंगी। ओके। और जो हमारी अपर लिमिट है वो 7000 है, तो जो 7000 पे हमें दिखेगा वो रेड कलर दिखेगा। ओके। तो हमारी आंखें ह्यूमन की आइज देख सकती हैं 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम इज 10 की पावर -10 मीटर। तो बहुत ही छोटा यूनिट। हमारी ही आंखें बस इतना ही देख सकती। जब हम 4000 से नीचे जाते हैं तो वायलेट के जब नीचे जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? अल्ट्रा। बहुत सुना होगा, लड़कियां तो बहुत टाइम यूज करती हैं फेशियल वो सनस्क्रीन इसीलिए लगा। अल्ट्रा वायलेट, यस, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो 4000 के जब नीचे जाएंगे तो क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज। तो जब हम 4000 के नीचे जाते हैं प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। ओके, ओके, है ना। तो जितनी कम वेवलेंथ होगी उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। ओके, तो जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो आपको प्रॉब्लम करेगी। ओके, है ना। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो आपके डीएनए को भी चेंज करने की पावर रखती है। तो इसीलिए अल्ट्रा वायलेट रेज में आपको कैंसर होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। ओके, है ना। तो इसीलिए सनस्क्रीन का कॉन्सेप्ट आया था। है ना। वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि कितनी देर सन एक्सपोजर, 0 भी नहीं करना होता और ये नहीं कि 12 घंटे धूप में ही खड़े रहे। है ना। अगर सन से कैंसर हो रहा होता है तो मजदूरों में तो नहीं होता। सही बात है। जो रोड साइड जो मजदूर है उनको तो किसी ने सुना? और फिर फेस पे क्यों है? पूरी बॉडी पे लगाओ फिर। हाँ, ऑब्वियसली। तो मजदूरों को तो कैंसर नहीं होता। तो ये फेक नैरेटिव है कि सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। बट फिजिक्स पे जाएं तो ऐसा हो सकता है। और नीचे चले जाए तो एक्सरेज और ज़्यादा रेडिएटिंग है। वो रेडिएटिंग मीन्स और ज़्यादा आपको डैमेज कर सकता है। तो वहाँ पे वेवलेंथ छोटी होती जा रही है और क्या हो रहा है? एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब इसका इधर उल्टा आ जाए 7000 से ऊपर तो वो रेड है। अब 7000 से ऊपर जाएंगे तो इसको क्या कहते हैं? जस्ट ऊपर इंफ्रारेड लैंप सुने होंगे लोग, सिकाई विकाई हॉलीवुड बॉलीवुड के हीरो हीरोइन आजकल खूब कर रहे हैं। तो पूरे बेडरूम में अपने इंफ्रारेड लैंप लगा लेते हैं तो रिंकल्स सब चले रेड लाइट थेरेपी भी आ गई है आजकल, वो फेस तो और स्किन के लिए। तो सनलाइट हमें क्यों फायदा करती है? क्योंकि उसमें इंफ्रारेड भी होता है। सनलाइट में सब कुछ होता है, वो विबग्योर भी होता है और ये सब भी होता है ना। अगर हम उस इंफ्रारेड से और ऊपर चले जाएं तो फिर माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स आ जाते हैं। है ना। तो जो माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ है वो अराउंड 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कुछ होती है। ओके। है ना। तो जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उसमें कम एनर्जी होगी। तो उतना कम चांस है कि आपको वो प्रॉब्लम करे। तो जो अगर माइक्रोवेव जो है वो तो 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की वेवलेंथ है तो उसमें चांसेस आपके एलईडी बल्ब से कम है 1000 गुने भी कम है। तो अगर आपको माइक्रोवेव से कैंसर हो सकता है तो भी किसी भी बल्ब से कैंसर हो सकता है। ओके। है ना। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो है ना। माइक्रोवेव करता क्या है? जैसे जो वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, उसमें कुछ वो ये जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है ये कभी स्टेबल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ये सब घूमते रहते हैं। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें एक फ्रीक्वेंसी भी चीज़ होती है वेवलेंथ के साथ। तो जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम की। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है उस वाटर के जो मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं उससे वो मैच करती है वाटर से, केवल वाटर से। और वो वाटर का मॉलिक्यूल है ना वाइब्रेट करता है। जब दो लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो उनमें वाइब्रेशन बढ़ता है ना।
जैसे एक लड़का लड़की जा रहे हैं और आई कांटेक्ट हो गया, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है तो ना तो वाइब्रेशन होता है ना दोनों में। तो ऐसे ही माइक्रोवेव से किस में वाइब्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल में। ओके जब वाइब्रेशन होगा तो हीट जनरेट होती है। ओके तो लड़का लड़की फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो काफ़ी गर्म माहौल बनता है ना। तो वही गर्मी से क्या होता है, अब हर फूड में तो पानी है ना, तो हर फूड में अगर पानी है और वो गर्म हो रहा है ड्यू टू वाइब्रेशन, वो फूड भी तो गर्म हो जाएगा, ओके है ना। तो जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को माइक्रोवेव करोगे, पानी गर्म होगा और वो एवोपरेट करेगा। तो आपने देखा होगा जितना आप माइक्रोवेव करोगे चीज़ों को, उतनी ज़्यादा वो ड्राई होती चली जाती हैं। तो माइक्रोवेव खाने का एक ही प्रॉब्लम है, अगर उसका मॉइस्चर निकल जाता है ना तो खाने में वो टेस्ट नहीं आता, बस वो टेस्ट नहीं आता। ना, बाकी उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैंसर का कोई रिलेशन। एंड जो टेफ्लॉन वाला है, मतलब काइंड से सिमिलर। टेफ्लॉन एक केमिस्ट्री, हम लोग, मैं तो यूपी बोर्ड से हूँ, 10th की केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा था। पीटीएफई होता है वो, पॉली टेट्रा फ्लोरोएथाइलिन। और इस पर 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड में आता था, सिर्फ इसका फुल नेम लिख दो कि पीटीएफई का फुल फॉर्म बता दो या डीडीटी का फुल फॉर्म बता दो। ओके तो इसका, या एलएम फिटकरी होती है ना, उसका फार्मूला लिख दो। ये 2 नंबर के मार्क्स आते थे इसमें। मैंने अभी भी वो सब रटा हुआ है, क्योंकि मैंने रटने के लिए नहीं पढ़ा था वो। तो टेफ्लॉन इज पीटीएफई, है ना, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथाइलिन एक कंपाउंड होता है। तो ये एक्सीडेंटली खोजा गया था। अच्छा। एक्सीडेंटली कुछ, एक कोई पागल साइंटिस्ट था किसी नॉर्डिक कंट्री में, तो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो वो पागल हो गया, छोड़ छाड़ के लैब। उसने कहा अब नहीं आएंगे, 2-3 दिन के बाद आएंगे। तो 2-3 दिन के बाद आया तो देखा कि उसके पैन में नीचे कुछ जम गया है। पैर में? पैन में, अच्छा, पैन में। और कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो नीचे कुछ जम गया। उसने कई दिनों तक कोशिश करी, उसको हटा नहीं पाया। तो उसने क्रोमेटोग्राफी की द्वारा पता किया कि क्या चीज़ है, तो वो था पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, पीटीएफई। तो फिर उसने इसको पेटेंट करा लिया और इसको टेफ्लॉन कोटिंग के नाम से यूटेंसिल्स फिर मार्केट में आने लगे इसके नाम पे। अब जैसे हम बॉडी में बहुत सारे हम लोग इम्प्लांट्स भी यूज करते हैं। ओके। जैसे पहले स्टील के इम्प्लांट्स आते थे बहुत जगह, हर जगह। तो अब स्टील तो बॉडी से रिएक्शन करती है फ्लूइड से, तो टाइटेनियम के इम्प्लांट्स एंड पीटीएफई के कोटेड इम्प्लांट्स बहुत जगह बॉडी में यूज होते हैं। ओके। है ना। तो इमेजिन कि अगर उन बर्तनों से आपको कैंसर हो रहा है ना, कि आपने टेफ्लॉन कोटिंग वाले बर्तनों में खाया, आपको कैंसर हो जाएगा। बहुत सारे इम्प्लांट जो बॉडी के अंदर रहने वाले हैं 30, 40, 50 साल तक, तो अगर इतना प्रॉब्लमेटिक होता तो वो क्यों यूज़ किया जाता वहाँ पे? पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन वो बिल्कुल किसी चीज़ से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए उसको यूटेंसिल्स में यूज करते हैं, इसीलिए उसको एज ए इम्प्लांट में भी यूज करते हैं। तो टाइटेनियम और पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, जिसको टेफ्लॉन कहते हैं, तो टाइटेनियम एंड टेफ्लॉन के बहुत सारे इम्प्लांट्स मार्केट में आते हैं। ओके। सो गाइस, खा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। एयर फ्राई का खाना, माइक्रोवेव का खाना, ठीक है। फेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात सुनना बंद कर दो, राइट। ऑन दैट नोट, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। बहुत ही मज़ा आया, बहुत इंसाइटफुल पॉडकास्ट था। स्पेशल थैंक्स टू श्रद्धे सर, जिन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। Guys, you must follow Shraddha sir on Twitter and also do check out his content on YouTube. बहुत सारा यूज़फुल कंटेंट वो पोस्ट करते रहते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। बहुत सारी मिथ्स जो हम आसपास डेली बेसिस पर सुनते हैं, उन सभी मिथ्स को वो बस्ट करते हैं। सो डू फॉलो हिम। हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के डिस्कशन करे हैं और कुछ सोल्यूशंस पर हम टच अपॉन कर पाए, कुछ नहीं भी कर पाए। तो अगर आप कुछ हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं और आप उनको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप श्रद्धे सर की कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हम ज़्यादा सोल्यूशन यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है और एक जनरलाइज सोल्यूशन आई थिंक हर किसी को फिट नहीं करता है। दैट इज़ वाई। सो यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद श्रद्धे सर, बुक अ कंसल्टेशन विद हिम, follow his content on YouTube and Twitter. That will be super helpful. And podcast कैसा लगा ये ज़रूर आपको कमेंट में बताना है। बहुत सारा प्यार देना है आपको। बड़ी मशक्क़त लगी है इस पॉडकास्ट को शूट करने में। बताऊंगी किसी दिन कि कितने एफर्ट मार के हमने फर्स्ट फिजिकल पॉडकास्ट करा। बट ऑनेस्टली द एक्सपीरियंस वॉज वेरी ओवरवेलमिंग एंड आई रियली एन्जॉयड थारली। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी तक कर लो यार, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? ऐसे और भी बढ़िया पॉडकास्ट हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। फॉलो क्यूरियस शर्मा ऑन ट्विटर, सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, फॉलो श्रद्धे सर ऑन ट्विटर एंड यूट्यूब। नमस्ते, बाय बाय।